बहुत सारे लोग टाल मटोल से इतना प्यार करते हैं कि जिंदगी भर वो सही समय का इंतजार करते हैं। और आपको पता है मजे की बात कि वो सही समय कभी आता ही नहीं है, क्योंकि वो सही समय कौन सा है? वो सही समय है अभी इसी वक्त। आप लोग भी ना अब सही समय का वेट मत करो कि सही समय आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। ये जो चल रहा है ना दिसंबर, ये बिल्कुल सही समय है पढ़ने का। और अब सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। और मैं 2 एडवाइस आप लोगों को करना चाहूँगा। बेटा, लंबे लंबे शेड्यूल मत बनाओ। वीकली क्या करना है, मंथली क्या करना है, इतने बड़े बड़े प्लान्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे को सिर्फ एक दिन को टारगेट करना है और आपकी कैपेसिटी सिर्फ एक दिन को टारगेट करने की है। अब रात को सोने से पहले ना ये डिसाइड कर लो कि कल सुबह उठ के तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो, किस सब्जेक्ट में। बी स्पेसिफिक एज मच एज यू कैन। अगर अपना टाइम बचाना चाहते हो ना, इफ़ यू वांट कि एंजाइटी ना हो और हमारा पूरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव निकले, तो द बेस्ट वे टू डू इट इज़ कि रात को टू डू लिस्ट बनाओ और एक दिन में ना 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा उठाने की कोशिश मत करो। अगर 3 ले सकते हो तो तीसरे सब्जेक्ट का टाइम बहुत कम कर दो और ये डिसाइड करके सो कि अगले दिन मुझे मैथ्स में ये चैप्टर पढ़ना है, ये एक्सरसाइज पढ़नी है, इतने क्वेश्चन करने हैं। बी स्पेसिफिक एज मच एज यू कैन, ताकि आपका अगले दिन सोचने का जो समय है ना वो ख़राब ना हो। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि नेक्स्ट डे हम उठेंगे तब हम प्लान करेंगे कि मैं क्या पढ़ना है और इसी में हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो बेहतर ये है कि सोने से पहले डिसाइड करें, नेक्स्ट डे उसको सुबह उठते ही सबसे पहले देखें और काम पे लग जाएं। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? दैट इज़ अ प्रोकास्टिनेशन। हमें प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, हमें एक्शन अभी इसी वक्त लेना है। तो इसी एडवाइस के साथ हम बढ़ते हैं बेटा एक अमेजिंग लेक्चर की तरफ। तो मिलते हैं सीधा लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज मैं कराने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 सेट्स। और काफ़ी बच्चों ने मेरे से लेट ज्वाइन किया था तो वो चैप्टर नंबर 1 नहीं कर पाए थे, लेकिन उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई एम गोना कवर ऑल द कॉन्सेप्ट, ऑल द क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इतना कंटेंट आपको डिलीवर कर दूं, जब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज ओपन करो ना तो आपको हर चीज़ की नॉलेज हो कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या है, पावर सेट क्या है। एवरीथिंग वी आर गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। और अगली वीडियो भैया इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं लॉज, जिसमें आपके प्रूविंग टाइप क्वेश्चन, जो आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल है, जिससे आपको भैया डर लगता है, वो मैं अगली वीडियो में कवर कराऊंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं भैया जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिससे रिलेटेड आपकी पहली 5 एक्सरसाइजेज हैं, आज के लेक्चर में वो कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले समझो भैया सेट होता क्या है। सर सेट होता है द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच नो एलिमेंट कैन बी रिपीटेड इज कॉल्ड सेट्स, एंड इसको हम डिनोट करते हैं एनी कैपिटल लेटर से। सर एक बात समझ आ रही है हमें कि भैया सबसे पहले तो सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसमें एलिमेंट्स आते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, किसी के नाम हो सकते हैं। बट एक बात का ख्याल रहे कि इट शुड बी वेल डिफाइंड। सर ये वेल डिफाइंड क्या है? ये वेल डिफाइंड का मतलब होता है मेरे भोले भाले बच्चों यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब जो सबके लिए एक जैसा एक समान हो। जैसे अगर मैं ये वाले करली ब्रैकेट की बात है, वो एक बात ध्यान रखना भाई, जितने भी एलिमेंट आते हैं सेट के अंदर वो करली ब्रैकेट में आते हैं। करली ब्रैकेट क्या है? द प्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें AEIOU, तो अगर किसी बच्चे को इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है या फिर इस पूरी दुनिया में अगर किसी को इंग्लिश की नॉलेज है तो वो आराम से बता सकता है कि जो कलेक्शन है वो क्या है। इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये है सर इंग्लिश के वॉवेल्स। तो इंग्लिश की जो है वॉवेल्स उसको मैंने इकट्ठा करके लिखा है, तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। मैं आपसे बोल रहा हूँ एक चीज़ है इवन नेचुरल नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऊपर से नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो पूरी दुनिया में कोई भी अगर आंसर करेगा तो वो सेम आंसर करेगा। तो मेरे भोले भाले बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10। क्या कोई लिमिट है? सर कोई लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब एक चीज़ समझ आ रही है सर हमें कि हम कोई भी ऐसी कंडीशन डिफाइन कर दें जो कि क्या हो, जो वेल डिफाइन हो। एग्जाम्पल, सर x इज नेचुरल नंबर एज देन 6। अब अगर किसी को नॉलेज है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नेचुरल नंबर जो कि 6 से कम, अब आराम से बता सकते हो ना यार, कहाँ से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर? 1 से, और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी। हमें कहाँ तक लेना है? 6 से कम क्या होना चाहिए भाई? 1, 2, 3, 4, 5 एंड दैट्स इट। ये ऐसा कलेक्शन है, मैं किसी से भी पूछ लूँ सबका ओपिनियन सेम आएगा। बट अगर मैं कहानी में हल्का सा ट्विस्ट लिया हूँ, अगर मैं कहूँ जी ऐसा सेट बताइए जिसमें मुझे ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर हैं, तो अब यहाँ पर हो सकता है कि आपका ओपिनियन हो विराट कोहली, आप बोले सचिन, आप बोले MS धोनी, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया के प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे। बट अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके पूछूंगा तो वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ना एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं आएगा।
हम सबका ओपिनियन वहाँ डिफरेंट हो जाएगा। तो वो बेटा कहीं ना कहीं वो कलेक्शन तो है, बट क्योंकि सबका ओपिनियन सेम नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, तो वो एक सेट नहीं होगा। तो क्या ये सेट हो सकता है सर? तो आप बोलेंगे D इज नॉट अ सेट। D एक सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। तो जो चीज़ें वेल डिफाइन होती हैं, जिनमें एलिमेंट सिर्फ एक बार आता है, रिपीट नहीं होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं सेट, और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं विद एनी कैपिटल लेटर। तो ये था भैया सेट का बेसिक्स। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं आगे। अगली चीज जो बच्चों इसके अंदर आती है वो आती है कि भैया सेट्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं। बच्चों बेसिकली ना सेट की दो फॉर्म होती है, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है कि रोस्टर फॉर्म। और जो एक्सरसाइज नंबर 1 है ना, वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इसी पे बेस्ड है। पहली एक्सरसाइज बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, बट उससे पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपको बेटा कॉन्सेप्ट समझना है कि मैंने क्या बोला। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? इन दिस फॉर्म वी एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। अगर मैं किसी सेट के कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करके बढ़िया करके समझा दूं, बट मैं एलिमेंट ना बताऊं, मैं आपसे बोलूं कि भैया इंडिया के ऐसे क्रिकेटर बताइए जिन्होंने इतनी मारी हैं सेंचुरीज, जो किसी भी कंट्री से हो सकते हैं, मैंने स्पेसिफिकेशन दे दी, लेकिन मैंने एग्जैक्ट जो प्लेयर्स हैं उनके नेम नहीं बताए, उनकी मैंने वहाँ पे लिस्ट नहीं बनाई। तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। इट्स अ एक्सप्लेनेशन फॉर्म। और अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन फॉर्म। इसमें मैंने बोला है कि इन दिस फॉर्म यू मेक द लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। भैया सेट में अगर मैं लिस्ट बना दूँ बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, तो अपने आप में एक रोस्टर फॉर्म बन जाती है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दे दिया AEIOU। अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसका कलेक्शन है। आपको मैंने कलेक्शन दे दिया, आपको खुद सोचना है कि किसका कलेक्शन है। तो दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। लिस्ट बनाना रोस्टर फॉर्म, एक्सप्लेनेशन होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? इसी टाइप के बनते हैं। आपको दे देता है सेट बिल्डर, आपसे मांगता है रोस्टर। आपको फॉर एग्जांपल ऐसा दे दिया कि X इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसकी रोस्टर फॉर्म बताइए। ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई AEIOU। ये आपको दे दिया जनवरी, जून, जुलाई, और आपसे बोल दे भैया ये आपको मैंने दिया रोस्टर फॉर्म, इसका बनाओ सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले आपको समझना है ये क्या है। ये मंथ्स के नेम है। कौन से मंथ्स के नेम है? जो स्टार्ट होते हैं जे से। तो इसका अगर मैं आपसे बोलूं सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा, तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है कि X इज अ मंथ्स नेम स्टार्ट विद जे, जो शुरू होते हैं जे से। या X इज अ इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अगर मैं इसकी बात करूं तो यू कैन सी कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, इसका रोस्टर फॉर्म आ गया 2, 4, 6, 8। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। दे विल गिव यू द सेट बिल्डर फॉर्म, मांग लेंगे रोस्टर। दे विल गिव यू द रोस्टर फॉर्म, मांग लेंगे सेट बिल्डर। और एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या है? एक्सरसाइज नंबर 1 में एक चीज और है बेटा। एक चीज ये है कि अगर कोई सेट है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो उसको बिलोंग करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है ना, ये उसको बिलोंग करते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि वो एलिमेंट उस सेट में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2, और ये सिंबल होता है बेटा बिलोंग्स टू का, और ये सिंबल होता है डज नॉट बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू कब आता है? जब वो एलिमेंट उस सेट में आ रहा हो। जैसे 2 जो है वो ए के अंदर आता है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा। जबकि मैंने लिखा 6, वो ए में नहीं आता है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी 4, 6 में आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपसे बोलेगा कि बिलोंग्स टू बताओ कहाँ आएगा और डज नॉट बिलोंग्स टू बताओ कहाँ आएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज के, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तो ध्यान देना बेटा। ये है एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपको सेट बिल्डर दिया है, आपसे रोस्टर मांग रहा है, आपको सब अंडरस्टैंड करना है। कहता कि अगर मैं एक ही बात करूं, मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, इजी आंसर्स है, एक एक नंबर के MCQs में आ सकते हैं कि X इज एन इंटीजर और वो इसके बीच में होना चाहिए। तो इंटीजर मतलब क्या होता है? जो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, इंक्लूडिंग 0। तो क्या आ जाएगा सर? इससे बड़ा -2 होता है, -1 होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। आपने 6 पे रोक लेना है क्योंकि 7 से कम लेना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बी तो आराम से हो जाएगा। आप सी पे आ जाओ। फॉर एग्जांपल मैंने इसका थर्ड पार्ट ले लिया। सी कह रहा है ऐसे 2 डिजिट नंबर बताओ जो नेचुरल नंबर हो, जिनके डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए। अब हमें समझना है कि सर हमारे 2 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? शुरू होते हैं सर 10 से, और खत्म कहाँ होते हैं? खत्म होते हैं 99 पे। तो ऐसे नंबर सोचो जिनके डिजिट्स का सम जो है वो 8 होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सर। स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा सर? 17। अगर मैं ऐड करूंगा तो 8 आएगा। अगला हो जाएगा 26, अगला हो जाएगा 35, अगला हो जाएगा 44, फिर हो जाएगा 53, फिर आ जाएगा 62, फिर आ जाएगा 71, और लास्ट आ जाएगा 80। यू कैन सी कि इनमें जो भी मैंने डिजिट्स लिए उनका सम 8 है एग्जैक्टली। अब अगला न्यूमेरिकल जैसे हमसे बोल रहे हैं कि ऐसे
प्राइम नंबर लिखो जो 60 के डिवाइजर होने चाहिए। अब 60 के डिवाइजर कौन कौन होते हैं, और ऐसे होने नंबर होने चाहिए जो प्राइम हो। प्राइम क्या होते हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे सर, ऐसे नंबर हो जाएंगे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। बाकी कोई ऐसा नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो प्राइम भी हो और बेटा 60 को डिवाइड भी करता हो। तो बस इन्हीं पे हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये था फोर्थ पार्ट। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैं बोले कि द सेट ऑफ द हेटर ऑफ द वर्ड द ट्रिग्नोमेट्री, तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बहुत ईजी भी होते हैं, इनमें कुछ नहीं करना होता आपको बेटा। बेसिकली आपने जो भी अल्फाबेट्स है उनको लिख देना है, बट कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। TRIGON। अब जैसे ओ दोबारा आ रहा है तो ओ को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि सेट में कुछ एलिमेंट रिपीट नहीं होते। अब यहाँ पे आपको पता है कि M आ जाएगा, उसके बाद फिर E आ जाएगा, T ऑलरेडी आ चुका है तो नहीं आएगा, R ऑलरेडी आ चुका है तो नहीं आएगा, फिर सीधा Y आ जाएगा। तो जब आप किसी भी कोई भी वर्ड के लिस्ट बनाते हैं तो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, ध्यान रखना। तो ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है कि अगर सेट बिल्डर गिवन है और रोस्टर में जाना है ना सर, तो खेल है हमारे लिए। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब रोस्टर गिवन हो और जाना हो सेट बिल्डर में, तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग का काम है, वो ध्यान समझते हैं। अब भैया पहली एक्सरसाइज का बढ़िया क्वेश्चन जिसमें आपको दे रखी है रोस्टर फॉर्म बनाना है सेट बिल्डर। अब जैसे कि स्टार्टिंग क्वेश्चन ही मैं लेता हूँ, मुझे ए दिया है 3, 6, 9, 12। अब मुझसे कह रहे हैं कि इसको ना एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखो। अब एक्सप्लेन तो मैं जब करूँगा ना, जब मुझे समझ आएगा कि क्या है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या है। ये है भाई 3, 6, 9, 12। सर ये क्या है, ये 3 का टेबल है। अब अगर तुम बोल दोगे कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो भाई इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 तो बहुत होते हैं। तो फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कहाँ तक ले रहे हो। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अभी वो काफ़ी बच्चे ना इसको वर्डिंग्स में लिखते हैं कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 15। ये पूरे ऐसे से लिख देते। बेटा इतनी लंबी कहानी नहीं लिखनी है आपने। कोशिश करो कि आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत शॉर्ट हो। तो एक्सप्लेनेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी एक्सप्रेशन सिंबॉलिक होनी चाहिए। x सच दैट x जो हो जाएगा वो 3n हो जाएगा। फिर n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। मतलब n जो है हमेशा क्या होगा हमारा 1 से शुरू होगा। 1 रखूंगा तो 3 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 6 आ जाएगा, 3 पे 9 एंड 4 पे 12। 4 से आगे में रखना नहीं है। तो अब n को लिमिट भी दे दो। n की लिमिट जो है वो 4 से कम है या 4 के बराबर ले सकते हैं। तो कम से कम शब्दों में हमारी पूरी एक्सप्लेनेशन आ गई। तो यही है बेटा, आपको अगर रोस्टर से सेट बिल्डर में जाना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगले पार्ट की बात करूँ, 2, 4, 8, 16, 32। तो सबसे पहले आपको समझना है भोले बच्चों कि ये क्या है, व्हाट इज इट, ये क्या है। तो आप देखेंगे सर ये क्या है, ये 2 है, 4 है। अब बच्चे कहते हैं इवन नंबर है। इवन नंबर नहीं है भाई। अगर इवन नंबर होते तो यहाँ 6 भी होता ना, अगर इवन नंबर होते तो यहाँ 10, 12 भी होता, नहीं है ना। तो ये क्या है सर, ये है सर 2 की पावर 1 होता है, ये 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की, तो 2 की क्या है बेटा पावर्स है। लिखेंगे कैसे सर, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जहाँ पे n किसको बिलोंग करेगा बेटा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। और n की वैल्यू 5 और उससे कम होनी चाहिए। मतलब n की जगह 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखने पे ये, 3 रखने पे, तो 2 की पावर्स की फॉर्म में आप लिख दोगे। तो यही है भाई, अगर आपको दे रखा हो रोस्टर और आपने बनाना हो सेट बिल्डर, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब जैसे आखिरी पार्ट ले रहा हूँ बेटा, हमें दिया है फॉर एग्जांपल सी ले लेता हूँ, 1, 4, 9, 16 अप टू 100। अब ये तो समझ में आ गया होगा तुम्हारे कि क्या है 1, 4। सर ये ना इवन है ना ऑड है, ये कुछ और स्पेशल करेक्टर है। ये क्या हो सकते हैं, 1 सर 1 का स्क्वायर होता है, 4 सर 2 का स्क्वायर होता है, 9 सर 3 का स्क्वायर होता है। ये सर स्क्वायर्स है ना। तो अगर ये स्क्वायर्स है मेरे भोले भाले बच्चों, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। अब इसकी लिमिट भी देनी पड़ेगी। तो स्टार्ट तो 1 से हो रहा है, तो स्टार्ट अगर 1 से हो रहा है तो n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। और कहाँ तक जाएगा सर, स्मॉलर देन इक्वल टू 10, क्योंकि अगर मैं 10 रखूँगा तो जाके 100 मिलेगा। तो ये हो गया भैया एक्सप्लेनेशन। आपको उम्मीद करते हैं बेटा रोस्टर से सेट बिल्डर में जाना और सेट बिल्डर से रोस्टर में आना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं अगली एक्सरसाइज पे। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमारी होती है खत्म। एट अब अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगली एक्सरसाइज के लिए बच्चों आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या कि कितने सेट्स जो होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप इसके अंदर है बेटा एम्प्टी सेट। एम्प्टी बोल सकते हैं, नल बोल सकते हैं, वॉइड बोल सकते हैं, इट्स योर चॉइस, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो मैंने बोला एक ऐसा सेट जो खाली हो
या नल हो या वॉइड हो, मतलब इसमें कोई एलिमेंट ना हो, और इसको डिनोट करते हैं विद फाई। फाई से इसको डिनोट करते हैं, आप ध्यान रखेंगे बेटा। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला x एक ऐसा नंबर है जो कि ऑड है और डिविजिबल बाय 2 है। हाउ इट इज़ पॉसिबल सर, कि कोई नंबर अगर ऑड है तो वो डिविजिबल बाय 2 कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब सर ये जो a है इसका आंसर या तो आप खाली सेट बना के छोड़ दो, मतलब क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे और उसको खाली छोड़ देंगे, या एक और ऑप्शन है कि सर इसको हम बना देंगे 5। या मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, आपसे मैंने बोला x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो अगर x एक नेचुरल नंबर है तो सर 1 से कम तो नहीं हो सकता सर, मतलब ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये बेवकूफ़ बना रहे हैं तो हम खाली कर देंगे सेट को। तो सर ये सेट तो है, ऐसा मत बोलना कि सेट नहीं है, बट ये खाली सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना आ पाए उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, डिनोट करते हैं 5 से। अगला टाइप है बच्चों, उसका नाम है सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या सर? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। भैया ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम, उसे हम बोलते हैं सिंगलटन। जैसे मैंने बोला एक्स इज अ इवन नंबर नहीं होगा, इवन प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर। तो ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, ऐसा नंबर कौन सा है बच्चों? ऐसा नंबर एक ही है, और वो कौन है? वो है भैया 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2। या मैं एक और सेट लूँ, मैं बोलूँ एक्स सच दैट एक्स इज PMO ऑफ इंडिया इन 2024। तो 2024 में इस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? ऑब्वियसली कौन है जी? श्री नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट आएगा ना, एक ही एलिमेंट आएगा, नमो, तो बस बात खत्म। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट। तो अल्टीमेटली ये भी एक सिंगलटन सेट है, मतलब कोई भी सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो वो सिंगलटन होता है, ना एक से ज़्यादा हो सकता है ना एक से कम हो सकता है। अगले सेट की बात कर लेते हैं बेटा। अगला टाइप है भैया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब ये बहुत आराम से समझना, फाइनाइट, इसको लेके बड़ी फाइट है यार, फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्या होता है फाइनाइट? मैंने बोला एक ऐसा सेट, अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट अगर इसके नंबर्स को या तो हम बोल दें कि वो सेट खाली है, या इसके नंबर को हम काउंट कर सकें विद द नेचुरल नंबर। अब चाहे वो नेचुरल नंबर कुछ भी हो, मतलब कोई ऐसा सेट जिसके अंदर जितने एलिमेंट हैं अगर मैं उसे गिन सकता हूँ, 2, 4, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, कितना भी हो, मतलब जहाँ तक गिनती है और वहाँ तक ही उसके एलिमेंट है, तो हम उसको बोलेंगे फाइनाइट। अदरवाइज इफ वी आर अनेबल टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट दैन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। बात ही खत्म हो गई। जैसे अंग्रेजी के जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो 26 होते हैं, काउंटेड हैं, गिन सकते हैं, तो ये सेट कैसा हो गया? फाइनाइट। अब जो बी है उसमें क्या आ गया? एक्स इज अ इवन नंबर। अब इवन नंबर बोल दो या इवन इंटीजर बोल दो या इवन यहाँ पे बोल सकते हो नेचुरल नंबर। अब क्या नेचुरल नंबर का कोई अंत है? नहीं है ना। तो ये एक तरीके से क्या हो गया सर? ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज पर्सन लिव्स इन दिल्ली। अब दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। इनफाइनाइट है फाइनाइट है? बच्चों को लगता है कि सर अरे दिल्ली में बहुत लोग रहते हैं, ये तो इनफाइनाइट है। भाई दिल्ली में बहुत लिमिटेड लोग रहते हैं। इनफैक्ट अगर जो वर्ल्ड की बात करूँ ना, वर्ल्ड लेवल पे जो लोग हैं उनकी भी लिस्ट बनाई जा सकती है। तो दिल्ली में कितने लोग हैं? 2 करोड़, 3 करोड़। लिस्ट बनाना इजीली पॉसिबल है। तो जिसको गिन सकते हैं, जिसका एंड है, वो क्या होगा? वो फाइनाइट होगा। तो ये फाइनाइट होगा। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे दिल्ली की जगह बेटा वर्ल्ड लिख देता ना तो भी ये फाइनाइट होता, क्योंकि वर्ल्ड में भी ह्यूमंस लिमिटेड है। वो अलग बात है, बढ़ते घटते रहते हैं, बट है तो लिमिट ही ना। गिनती तो हो ही सकती है। 800 करोड़ है, बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट सर बेसिकली क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइट बेसिकली ना ज़्यादातर नंबर डिपेंडेंट होगा। जैसे मैंने बोल दिया एक्स इज अ रियल नंबर। अब तुम्हें पता है रियल नंबर जो है ना वो अंतहीन है, जो मतलब एंडलेस है, मतलब उसका अंत ही नहीं है, जो बस आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आई विश आपको फाइनाइट इनफाइनाइट समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है, वो आता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है मेरे भोले बच्चों? मैंने बोला 2 ऐसे सेट, पहली बात तो जो फाइनाइट हो। अब यहाँ इनफाइनाइट की बात नहीं हो रही है। 2 ऐसे सेट जो कि क्या हो? फाइनाइट हो। और सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट बट नॉट एलिमेंट। मतलब मैंने क्या कहा है कि 2 ऐसे सेट हो जिनके अंदर एलिमेंट पहली बात तो फाइनाइट हो और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ना किसी में ज़्यादा ना किसी में कम। एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं बट
नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया है कि अगर ए के अंदर ए बी सी डी है और जो बी है उसके अंदर 1 2 3 4 है, तो आप देख सकते हैं कि एन ए और एन बी, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी बराबर है। मतलब एन ए में भी 4 एलिमेंट है, एन बी में भी 4 एलिमेंट है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो जाए, एलिमेंट बराबर हो या ना हो, तो वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ ले लिया एक्स वाई जेड, कितने एलिमेंट है 3, और एक ले लिया 1 2 3, कितने एलिमेंट है 3। तो ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको कई बार ऐसे भी दिखा देते हैं विद द सिंबल ऑफ द सिमिलैरिटी से भी हम इसको कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। तो दे आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट। अब बात कर लेते हैं बेटा इक्वल सेट क्या होता है। बेटा इक्वल सेट्स क्या होते हैं, मैंने आपसे बोला है कि दो ऐसे सेट आपस में इक्वल हो सकते हैं जिसके मैं कहूँगा कि ए का जो हर एक मेंबर है वो बी में आ जाए और बी का हर एक मेंबर ए में आ जाए। मतलब ए और बी में इस बार नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, तो वो इक्वल हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 5 6, 5 6 2 आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपने आप में इक्वल सेट्स हो गए और इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 100% सेम होंगे और एलिमेंट भी सेम होंगे। अब जैसे ए मैंने लिए यहाँ पे एक्स वाई जेड और मैंने बी यहाँ पे ले लिया एक्स वाई जेड एक्स वाई। आप कहोगे सर यहाँ पर तो एलिमेंट 5 है। भाई एलिमेंट 5 नहीं है, एलिमेंट यहाँ पे 5 नहीं 3 ही है, क्योंकि 2 एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं और जो रिपीट होता है वो काउंटेड नहीं होता। तो क्या ए और बी बराबर है? सर 100% बराबर है, क्योंकि दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज एलिमेंट। कई बार ऐसा भी हो सकता है मैं बोल दूँ आपसे कि एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम, एक मैंने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में और एक मैंने लिख दिया बी एज अ रोस्टर फॉर्म में, तो भी ए और बी बराबर होंगे। आप देख लेना एक्सप्लेनेशन फॉर्म जो है उसके जो एलिमेंट की लिस्ट बनाई जाएगी क्या वो सेम एज द रोस्टर फॉर्म होगी, अगर होगी तो वो इक्वल माने जाएंगे। इस बात का आप ख्याल रखेंगे बेटा। अब आते हैं अबाउट द सबसेट। सर ये सबसेट क्या होता है? सबसेट बड़ा प्यारा है बेटा। मैंने बोला कि ए और बी अगर दो सेट है तो अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। मतलब ए का अगर हर एक एलिमेंट सेट बी में आ जाए और सेट बी के अपने एक्स्ट्रा एलिमेंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो जो ए है वो बी का सबसेट हो जाता है। ए जो है वो बी का सबसेट होगा तो उसे हम लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे। मैंने इक्वल टू गलत लगा दिया फिलहाल, ये कंटेंड वाला सिंबल होता है, इसको ऐसे लिखा जाएगा ए कंटेंड इन बी। इसको क्या बोलते हैं कई बार? इसको बोल देते हैं कंटेंड, और क्या बोल सकते हैं सर इसको? और बोल सकते हैं सबसेट। तो कंटेंट बोलो या सबसेट बोलो एक ही बात है। और इसको हम रीड कैसे करते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी या ए इज कंटेंट इन बी। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने बोला एक सेट है ए 1 2 3 4 और एक सेट है बी 1 2 3 4 5 6 7। तो यू कैन सी कि क्या ए का हर एक एलिमेंट बी में आ रहा है? तो आप कहेंगे यस सर ए का हर एक एलिमेंट बी में। तो अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में आ रहा है ना तो ए बी का सबसेट हो गया, तो ए बी का सबसेट हो गया। बट क्या बी ए का सबसेट है? सर बी का हर एक एलिमेंट ए में नहीं आ रहा, तो बी ए का सबसेट नहीं होगा। इसमें भी दो वैरायटीज हैं, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर, उसकी भी बात कर लेते हैं। बच्चों मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ बता दिए हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों के लिए ना सारे कॉन्सेप्ट एक साथ करना सही नहीं है, बट मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि सारे ईजी कॉन्सेप्ट हैं। अब मैंने 1.1 खत्म करा दिए, 1.2 1.3 के एक साथ कॉन्सेप्ट करा दिए, तो इनके न्यूमेरिकल्स में इकट्ठे ले लूँगा। तो आपको 1.2 1.3 में एक ही गो में करा दूंगा। ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, फिर हम सीधा न्यूमेरिकल्स पे बढ़ रहे हैं बेटा। अब होता है एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब ये इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ये होता है सर अगर दो सेट्स हमारे पास जो हैं वो बिल्कुल मैं कहूँगा सेम हो, इक्वल हो। इफ टू सेट्स आर कंटेन्ड इन ईच अदर, इक्वल सेट्स जो होते हैं वो होते हैं एक दूसरे के इम्प्रॉपर सब। मतलब ए में जितने एलिमेंट, मतलब ए को बी ने अपने घर में जगह दे रखी है और बी ने ए को भी अपने घर में जगह दे रखी है, तो ये सबसेट तो है, बट ये इम्प्रॉपर सबसेट है। और इम्प्रॉपर सबसेट को हमेशा कंटेन के साथ इक्वल टू साइन के साथ दिखाया जाता है, ठीक है। और जबकि ये क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि एक सेट अपने आप में ना कह सकते हो सुपर सेट होता है। एक सेट बड़ा होता है, वो एक सेट को तो अपने घर में जगह देता है, बट दूसरे घर में वो खुद जगह नहीं लेता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल गलत ले लिया है, मैंने बोला कि एक्स वाई और दूसरा ले लिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो ए जो है वो बी के अंदर तो कंटेंट है, बट बी को ए के अंदर कंटेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ए है ना वो जो बी है उसके लिए क्या हो गया बेटा, इट्स काइंड ऑफ प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट हो गया। और इस केस में क्योंकि जो बी है वो अपने आप में क्या हो गई, सुप्रीम पावर हो गई, तो बी को हम बोल देते हैं सुपर सेट।
क्योंकि बी को ए के अंदर कंटेन होने की ज़रूरत नहीं है, तो बी अपने आप में एक सुप्रीम पावर हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं बच्चों कि अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालना हो तो उसका तरीका क्या होता है। पहले बात तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर ए सेट में कितने एलिमेंट है, इससे आप किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर मैंने ए आपको दिया 1 2 और 3 और मैं आपसे कह रहा हूँ फाइंड ऑल सबसेट्स, अगर मैं आपसे बोल दूं कि सारे सबसेट्स आपको इसके निकालने हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चों, ध्यान देना। आप सबसे पहले निकालोगे कि नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे कितने, तो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे इसके अंदर 2 की पावर 3 एंड दैट मस्ट बी 8, तो 8 सबसेट बन गए। अब वो 8 सबसेट क्या होंगे आपको लिखना पड़ेगा, तो आप इंडिविजुअली पहले एलिमेंट अकेले अकेले ले लो कि 1 एक सेट बन सकता है जो इसमें कंटेंट होगा, अकेला 2 बन सकता है, अकेला 3 बन सकता है, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 1 और 3 का, तो कितने हो गए, 6 हो गए। अब बच्चे कहते थे 2 और कहाँ से लाओगे, तो 2 के लिए मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, ध्यान देना। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है, और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो ये 2 सेट तो फिक्स्ड हैं, एक वो खुद और एक एम्प्टी, उसके अलावा और होंगे, तो टोटल 8 सबसेट इसके निकले हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2 एंड 1.3। अब मैं इनके न्यूमेरिकल एक साथ कराऊंगा, अगर लेक्चर थोड़ा लंबा भी बन जाए ना बेटा बनने देना, मैं कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आपको ये चैप्टर एक ही शॉट में पूरा कराना है। तो 1 शॉट बनाना हम लोगों के लिए वेस्ट हो जाएगा, तो चाहे समय ज़्यादा लग जाए बट हम पूरा कंटेंट कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो बढ़ते बेटा सीधा एक्सरसाइजेस की तरफ। अब बेटा मैं बात करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स की। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं, एमसीक्यूज में ही बनेंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बेटा ये नहीं है, बट फिर भी आपका बेस पक्का करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे कह रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन सा एम्प्टी सेट नहीं है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे फर्स्ट पार्ट को मैं फॉर एग्जांपल ए मान लेता हूँ, उसने बोला है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑब्वियसली मैंने जब एग्जाम्पल लिया था उसी टाइम मैंने आपको समझा दिया था कि ये सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया, क्योंकि इसके अंदर ऑड नंबर ऐसे हो ही नहीं सकते जो डिविजिबल बाय 2 हो, तो ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। अगला पार्ट कह रहा है फॉर एग्जांपल हमसे कहता है सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब ये एम्प्टी सेट है या नहीं है, सर ये तो एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर तो होता है और वो एक ही होता है, दैट इज 2। तो अगर एक भी एलिमेंट किसी सेट में आ रहा है ना, तो वो आपका एम्प्टी सेट में काउंट नहीं होगा। अब मैं अगले पार्ट की बात कर लेता हूँ। अगला पार्ट क्या कह रहा है आपसे, x इज अ नेचुरल नंबर, x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 5 से, बड़ी होनी चाहिए 7 से। अब कई बार बच्चों से ये मिस्टेक हो जाती है, वो इसका आंसर दे देते हैं 6, बट उनको ये समझना पड़ेगा यार इसका आंसर 6 कैसे हो सकता है। बच्चों वो बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन 5, अगर सॉरी स्मॉलर देन 5, अगर कोई 5 से छोटा है तो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये भी एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि y इज द पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, 2 लाइंस पैरेलल है, उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट। क्या ऐसा पॉसिबल है, जब 2 लाइंस सर आपस में पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो यार उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट कैसे हो सकता है, तो डी भी हमारा 5 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। कितने इजी लेवल के क्वेश्चन है बेटा, इसलिए थोड़ा स्पीडली करा रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहे हैं कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, सीधा सीधा आंसर देना आपने। तो इसका फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ऐसी लाइन्स जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब ये सवाल उठता है सर अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल हम कितनी लाइन बना सकते हैं। भाई ये जितना बड़ा ब्रह्मांड है ना, अब उतनी लाइंस बना सकते हैं। क्या इसकी कोई लिमिटेशंस है, क्या यूनिवर्स की कोई लिमिटेशन है, नहीं ना। तो इसकी भी लिमिट कैसे हो सकती है, आप सर यहाँ बना दो यहाँ बना दो, कितनी लाइंस बनाओगे, स्पेस पूरा भर दोगे तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी। तो जो पहला है वो तो सर इनफाइनाइट है, क्योंकि ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अगला क्या कह रहा है सर, अगला कह रहा है द सेट ऑफ लेटर इंग्लिश अल्फाबेट के फाइनाइट है सर। अगला क्या कह रहा है, द सेट ऑफ द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अरे भैया 5 के मल्टीपल तो बहुत होंगे सर, कोई गिनती थोड़ी ना है। तो ये भी क्या हो जाएगा सर, ये भी एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो सर ये एक इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब इसको लेके बड़ा ना बहुत बड़ा मिथ है, बच्चों को लगता है कि सर अर्थ पे इतने सारे एनिमल हैं, उनको गिनना कैसे पॉसिबल है सर, उसमें आपके डॉग्स भी आ गए, लॉयंस भी आ गए, हर टाइप के एनिमल्स आ गए, सर इट इज़ इम्पॉसिबल टू काउंट, तो ये इनफाइनाइट होगा। जबकि ऐसा नहीं है मेरे भोले बच्चों, मैंने आपसे क्या बोला, अर्थ बहुत छोटी है
और अर्थ के अंदर ना जो एनिमल्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। जैसे ह्यूमंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, अब ह्यूमंस की गिनती हो चुकी है 800 करोड़, तो ऑब्वियस सी बात है एनिमल भी गिन सकते हैं ना। और चलो फॉर एग्जांपल हम नहीं गिन सकते, बट होगी तो उसकी लिमिट ना, तो लिमिट को समझो भाई कि एनिमल कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे। तो ये एक फाइनाइट सेट है, इसको इनफाइनाइट मत बोल देना। इनफाइनाइट से वो होता है जो एंडलेस हो, और एनिमल्स ऑन दी अर्थ एंडलेस नहीं है, इसकी एक लिमिटेशन है। तो ये था भैया क्वेश्चन नंबर, इसका एक क्वेश्चन हमारा आपका रह गया है लास्ट, वो भी देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द सेट ऑफ सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है। सर एक बात बताइए, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ से एक सर्कल पास कर रहा है, तो यहाँ से सर्कल पास कर रहा है तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। तो क्या इसकी कोई लिमिटेशन हो सकती है? मैं इसकी रेडियस कितनी भी बढ़ा सकता हूँ, जितनी मैं रेडियस बढ़ा दूंगा उतना बड़ा सर्कल आ जाएगा। क्या कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है सर। तो ये क्या होना चाहिए सर? ये इनफाइनाइट होना चाहिए। तो आई विश आपको फाइनाइट इनफाइनाइट के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। तो ये थे बेटा आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम सीधा बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा बेस्ड ऑन व्हाट सबसेट। पहला क्वेश्चन तो बेटा बहुत बेसिक लिया है मैंने। पहले क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये बताना है कि पहले वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट है या नहीं, हाँ या ना में आंसर करना है। ऐसे ही क्वेश्चंस भी बेटा एमसीक्यूज में आसानी में बन जाते हैं। आपसे कह रहा है कि 2 3 4 1 2 3 यार है तो सर ये तो है, यहाँ पे कंटेंट का सिंबल आएगा, मैं कंटेंट का सिंबल किसी और कलर से ले लेता हूँ, तो यहाँ कंटेंट आएगा। सर ABC इसमें कंटेंट नहीं है, डज नॉट कंटेंट आएगा। सर एक स्टूडेंट जो कि क्लास 11th का है और एक स्टूडेंट जो उसी स्कूल का है, अरे क्लास 11th कहाँ कंटेंट होती है? स्कूल में तो कंटेंट होती है ना। तो क्लास 11 सर स्कूल का सबसेट है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है। एक्स इज द सर्कल इन द प्लेन, एक्स इज द सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। क्या ये सबसेट होगा? नहीं होगा। अगर ये उल्टा कर देते, मतलब ये वाले जो सर्कल है इधर ले जाते हो, ये वाले सर्कल इधर ले जाते, तो शायद ये सबसेट हो जाता, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेट है, इसमें हर टाइप का सर्कल आ गया, तो सर डज नॉट कंटेन आएगा। सर यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल है। अच्छा बच्चों के दिमाग में क्या आता है? सर ये ना आपका जो रेक्टेंगल है इसके अंदर होते तो है ट्राइंगल, तो रेक्टेंगल में ट्राइंगल आ तो सकता है, तो कंटेंट तो हो सकता है। मेरे भोले भाले बच्चों, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप खुद सोचो अपने आप। क्या मैं अगर आपसे बोलूँ ये वाला सेट 1,2 है और ये वाला सेट x y z w y या w कुछ और ले लो, a ले लो फॉर एग्जांपल, क्या ये इसमें कंटेंट है? आप कहोगे डज नॉट। मैं कहूँगा नहीं भाई इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट 5 है, इसमें रख दो तो कंटेंट होगा तो सही। तो आप कहोगे सर डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ बात चल रही है ट्राइंगल्स की, यहाँ बात चल रही है रेक्टेंगल की, डिफरेंट एलिमेंट्स है। कंटेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे भी डज नॉट कंटेंट आएगा। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। सर कंटेंट होगा क्योंकि इक्विलेटरल कहाँ कंटेन होते हैं? ट्राइंगल में कंटेन होते हैं। सर एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज इंटीजर। अरे भैया इवन नेचुरल नंबर में 2 4 6 8 10 हुए, और इंटीजर में सारे नंबर हो गए पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग 0। तो सर यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे कंटेंट आना चाहिए। तो ये बहुत ही हल्के लेवल का क्वेश्चन था। अब मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, बेटा ध्यान से देखना। अब बच्चों मैं आपको ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि सर बिलोंग्स टू और कंटेंट में डिफरेंस क्या है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि बिलोंग्स टू और कंटेंट में डिफरेंस क्या है। देखो ये जो बिलोंग्स टू सिंबल है ना, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू जो सिंबल है ये यूज होता है ओनली फॉर एलिमेंट्स, ओनली फॉर एलिमेंट्स। मतलब अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को अंदर आ रहा है तो वो उसको बिलोंग कर रहा है। और जो कंटेंट यूज होता है, इसको हम कंटेंट बोलते हैं या सबसेट भी बोल देते हैं, ये यूज होता है ओनली फॉर सेट। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आप ध्यान समझना बेटा। आपके पास एक सेट है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। अब मैंने बोला कि 1 जो है वो ए को क्या करना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि 1 जो है वो एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट एक सेट को बिलोंग करता है। बट अगर मैं 1 के बाहर लगा दूँ सिंबल ऑफ करली ब्रैकेट्स, तो ये 1 अपने आप में एक एलिमेंट नहीं रहा, अब ये अपने आप में एक सेट बन गया। अब ये देखना पड़ेगा कि ये सेट ए में कंटेंट है। तो अगर मैंने यहाँ बिलोंग्स टू लिखा तो ये गलत हो जाएगा सर, क्योंकि अब तो ये सबसेट बन गया है। तो अगर बाहर करली ब्रैकेट लग जाते हैं और हम खुद से लगा देते हैं तो वो कंटेंट के सिंबल में आता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने दिमाग में रखनी है कि बिलोंग्स टू हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स के लिए और कंटेंट हम यूज़ करते हैं बेटा फॉर द सबसेट। अब इसी में ये पूछ रहा है कि ट्रू बताइए कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। तो यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं कि एक हमें दिया है सेट। अब देखो ध्यान रखना है, ये 3,4 करली ब्रैकेट इस सेट के अंदर है, तो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। ये पूरा आपके लिए एक एलिमेंट है। अब मुझे बताइए कि जो अगर ये एक एलिमेंट है एज इट इज़ करली ब्रैकेट के साथ, तो क्या ये कंटेंट होना चाहिए? नहीं सर, ये तो फॉल्स हो गया।
कंटेंट तो नहीं होना चाहिए। अगर मैं अगले की बात करूं कि एक एलिमेंट के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ था, एक हमने लगा दिया एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट, और हम बोल रहे हैं कि ये इसको बिलोंग करेगा, नहीं सर, बिलोंग भी नहीं करना चाहिए इसको ये। तो अगर कर्ली ब्रैकेट एक लगा हुआ था और एक हमने लगा दिया तो वो सबसेट बन गया है, क्या सबसेट एक को कंटेंट होगा? बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही है। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, जो एज इट इज कंडीशन है उसमें वो एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जब एक कर्ली ब्रैकेट हमने ऐड कर दिया तो वो एक बेटा सबसेट की तरह बिहेव कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ध्यान रखना है। वन जैसे कि वन ए को बिलोंग कर रहा है, यस वन ए को बिलोंग करना चाहिए। क्या वन ए में कंटेंट है? नहीं सर, फॉल्स। आप समझ रहे मेरी बात को? अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये वाला समझो, 1 2 3 जो है वो सेट ए में कंटेंट है, सही बात होनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आपने खुद लगाया है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो 3 अवेलेबल है सर, वो 3 तो 4 के साथ कंबाइंड होकर के एक एलिमेंट बना रहे हैं। तो 3 की अपनी खुद की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 3 इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे केस में ये वाला सर फॉल्स माना जाएगा। तो ये वाला जो केस है ये हमारा फॉल्स है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट। क्या एम्प्टी सेट किसी सेट में बिलोंग कर सकता है? नहीं सर, फॉल्स, क्योंकि वो अपने आप में एक सबसेट है। एम्प्टी सेट अपने आप में एक सेट है तो वो सबसेट होना चाहिए। तो मतलब ये वाली सर इन्फॉर्मेशन सही है? बिल्कुल सही है भाई, तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं भी आपको नहीं दूंगा, मतलब इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, मैंने आपको नहीं समझाया है पावर सेट। तो मैं आपको समझाऊंगा पावर सेट, उसके बाद इस पर वापस आएंगे कि ये ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। बच्चों, पावर सेट क्या होता है? यू नीड टू अंडरस्टैंड, पावर सेट होता है द सेट ऑफ ऑल दी सबसेट। ठीक है जी, पावर सेट होता है सारे सबसेट का सेट। मतलब आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, शायद आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे कोई सेट लिया, मैंने आपसे बोला कि ए मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल x, y, और मैं आपसे बोल रहा हूँ फाइंड p ऑफ a। आप ना p ऑफ a निकाल दो। तो आप सबसे पहले देखोगे कि इस a सेट में कितने सबसेट बन सकते हैं। तो आप सबसे पहले निकालोगे नंबर ऑफ सबसेट। अब इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे भाई? 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 2, मतलब कितना आ गया सर? 2 की पावर 2 हो गया 4। तो अब इसका सबसेट क्या हो जाएगा? सबसेट्स आर भाई क्या बनेंगे सबसेट? अकेला 1, सॉरी अकेला x, अकेला y, अकेला एक 5 हो जाएगा क्योंकि मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल ले लिया, 5 सबका सबसेट होता है, और एक वो खुद। अब आपने क्या बनाना है? आपने बनाना है भाई इसका पावर सेट। तो पावर सेट क्या बनेगा बोले बच्चों? जितने भी सबसेट आपने निकाले हैं, अगर उनको, उन सारे सबसेट को मैं एक लिख दूं सेट में, इफ आई राइट इन अ सेट दैट बिकम्स अ पावर सेट। तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप में एक पावर सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। यहाँ पे एक और सवाल पूछा गया है, मैं ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है बेटा। इसमें बोल रहे हैं कि ए अगर आपका 5 है, मतलब ए अगर खाली है, तो बताइए उसका पावर सेट क्या होगा? तो अगर ए खाली है बोले बच्चों, अगर ए एम्प्टी है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बताइए? तो आप कहेंगे सर अगर ए एम्प्टी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 की पावर 0, मतलब 1। तो हमारा जो ए है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा पावर सेट ऑफ ए में, एंड दैट इज वो 5 को। तो वो 5 भी लगा दिया मैंने अगर, और 5 के बाहर अगर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, तो वो इज नॉट अ सबसेट, इट बिकम्स अ पावर सेट। और बेटा पावर सेट किसी सिंपल सेट में कंटेंड नहीं हो सकता। यही बात मुझे आपको बतानी थी कि पावर सेट हमेशा पावर सेट में ही कंटेंड होता है। तो इसी वजह से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन था, जो हमने आखिरी क्वेश्चन छोड़ दिया था कि 5 का पावर सेट क्या ए के अंदर कंटेंट होना चाहिए, तो सिर्फ 5 का सेट होता है पावर सेट, और वो किसी सिंपल सेट में कंटेंट नहीं हो सकता। तो ये 100% फॉल्स कंडीशन होगी। तो आपका पावर सेट भी क्लियर हो गया, ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया। एक चीज और बची हुई है आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर, फिर हम बढ़ जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ। बच्चों, अगर मैं आपके सामने इंटरवल्स की बात करूं तो इंटरवल पे बेस्ड 2 क्वेश्चन है, 6 और 7। तो इंटरवल को आपको समझना पड़ेगा। देखो, एक इंटरवल होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, मैं पहले आपको डिटेल में समझा दूंगा। एक होता है सेमी ओपन बोल लो या सेमी क्लोज बोल लो। तो इनमें क्या होता है कि आप ये मान लो कि आपके पास कोई रियल लाइन है, और उस रियल लाइन का कोई पर्टिकुलर पार्ट अगर आपने निकाल लिया काट के, तो अपने आप में एक इंटरवल बन जाता है। मतलब ये अगर ये रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसका कोई पोर्शन मैंने निकाल लिया 1 से लेके 4 तक। अभी जो पोर्शन मैंने निकाला, जो हाईलाइटेड पोर्शन मैंने निकाला 1 से लेके 4 तक, ये एक इंटरवल की तरह बिहेव करेगा। इस इंटरवल के 2 कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं।
या तो इसमें मैं 1 और 4 को इंक्लूड ना करूं। अगर मैं 1 और 4 को इंक्लूड ना करूं तो ये इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा 1,4। तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है और 4 से कम है, बट वो 1 और 4 उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो 1 और 4 अगर मैं एक्सक्लूडेड रखूँ, मैं से उनके बीच की वैल्यूज लूँ, तो वो उसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर मैं आपसे बोलूँ कि x बिलोंग कर रहा है 1,4 को विद द क्लोज इंटरवल, तो इस केसेस में क्या हो जाएगा कि आप कह रहे हैं कि x रियल नंबर से आपने लिया है, x 1 से बड़ा और छोटा है और 4 के इक्वल और छोटा है, मतलब आपने इस बार 1 and 4 मतलब जो एक्सट्रीम पार्ट है उसको भी इंक्लूड कर दिया। तो ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल। और अगर मैं बात करूं भाई सेमी ओपन, मतलब आप चाहते हैं कि एक जो 1 है वो तो इंक्लूड हो लेकिन जो 4 है वो इंक्लूड ना हो, तो आधा ओपन रख दिया आधा क्लोज्ड रख दिया आपने, तो दिस इज कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। और इसमें मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने ऐसे रियल नंबर लिए हैं जो 1 के इक्वल और बड़े हैं बट 4 से सिर्फ छोटे हैं, 4 के इक्वल नहीं है। तो एक होता है ओपन, क्लोज्ड एंड सेमी ओपन। अब इस पे बेस सवाल पता है कैसा बनता है? बड़ा बेसिक सवाल बनता है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म देगा, आपसे रोस्टर मांग लेगा, या रोस्टर फॉर्म देगा, आपसे मांग लेगा सेट बिल्डर। जैसे अगर मैं इसी की बात कर लूँ, ये न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आपको इस फॉर्म में दे रखा है। आप खुद सोचो, आपका फर्स्ट पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आपसे कहता है कि वो -4 से x की वैल्यू बड़ी है और 6 से छोटी है। तो इसका इंटरवल क्या बनेगा मेरे भोले बच्चों? -4 से लेकर के 6 पे लग जाएगा क्लोज, -4 पे लग जाएगा ओपन, क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। जैसे मैं अगर इसका आखिरी वाला पार्ट लेता हूँ, फोर्थ पार्ट, तो मुझसे बोल रहा है ऐसे एलिमेंट लो जो रियल नंबर में आ रहा हूँ और वो 3 से बड़े हों और 4 से छोटे और इक्वल भी हों। तो यहाँ पर 3 से 4 का जो इंटरवल बनेगा वो क्लोज्ड बनेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। वी हैव द सेट बिल्डर फॉर्म, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द रोस्टर फॉर्म। एक और क्वेश्चन इस पे बेस बनता है, वो भी देख लो बेटा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंटरवल्स दे दें और आपसे बोल दे भैया उसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना दो, जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन -3 से 0। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दोनों पे क्या लगा हुआ है? ओपन इंटरवल। अगर दोनों पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है तो आप कैसे कर दोगे? आप कर दोगे सर x सच दैट भैया x की वैल्यू रियल नंबर को बिलोंग करेगी और -3 से ज़्यादा और 0 से कम होगी, बात खत्म होगी। तो इस टाइप से करना आपने। जैसे आखिरी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको दिया है -23 से 5। तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -23 से ज़्यादा और इक्वल, क्योंकि वहाँ क्लोज्ड लगा हुआ है, और 5 से कम। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सेट बिल्डर देके रोस्टर मांग लेगा और रोस्टर देके आपसे सेट बिल्डर मांग लेगा। अब बात कर लेते हैं भाई सीधा आपके ऑपरेशन ऑन सेट्स, जो कि है इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करने वाले बेटा अबाउट द ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं? पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन को हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से, मतलब ए के और बी के बीच में एक यू आ जाता है। वैसे यू का एक और नाम होता है विच इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, बट यूनिवर्सल सेट के बारे में मैं अभी आपको नहीं बता रहा, बताऊंगा, डोंट वरी, छोड़ेंगे कुछ नहीं, कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेक्चर लंबा चला जाए लेकिन लेक्चर में सब कुछ कवर होगा और आप देखोगे पूरी जिम्मेदारी के साथ, ध्यान रखना। तो आपसे बोल रहे हैं कि ए एंड बी अगर दो सेट मेरे पास है तो यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हेन बिलोंग्स टू आइदर ए और बी और बोथ। मतलब ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो या तो ए को बिलोंग करते हो या बी को बिलोंग करते हो या दोनों को बिलोंग करते हो, लेकिन जो दोनों को बिलोंग करते होंगे वो सिर्फ एक बार आएंगे। जैसे मैंने एक सेट लिया है ए 1 2 3, एक सेट लिया है 3 4 5, एक सेट लिया है 1 2 5 6। अब अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे, मैं सीधा एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए और अच्छे वे में मैं सीधा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। तो जैसे ए हमारा 1 2 3 है, ठीक है जी, और बी हमारा यहाँ पे 3 4 5 है, ठीक है जी, और सी मैंने फॉर एग्जाम्पल अपने आपसे ले लिया x y 1 and 5 फॉर एग्जाम्पल, समझना बच्चों ध्यान से। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे को निकालना है ए यूनियन बी, तो मैं क्या करूँगा, ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दूंगा और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं वो एक बार, जैसे 1 2 3 और 3 रिपीट हो रहा है तो 1 2 3 4 5, तो जो रिपीट हो रहा है वो सिर्फ एक ही बार आएगा, ध्यान रखना। जैसे मैंने निकाला बी यूनियन सी, तो इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट डिफरेंट है, बस एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो जो डिफरेंट एलिमेंट है वो भी आएंगे और जो रिपीट हो रहा है वो एक बार आएगा। तो कुल मिला के हमारा क्या बन जाएगा 1 3 4 5 x y
बात खत्म। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि दो सेट को हम कंबाइन कर रहे होते हैं, ये आप ध्यान रखना। अगर मैं सबको कंबाइन कर दूं, यू कैन सी मैंने यहाँ पे कंबाइन किया भी है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए बी सी को तीनों को कंबाइन करके तो जो तीनों सेट हैं उनके सारे कंबाइंड एलिमेंट आ जाएंगे। अब बात करते हैं बेटा इंटरसेक्शन के बारे में। देखो इंटरसेक्शन निकालना तो और भी आसान है, मतलब अगर आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5, एक सेट है 1 3 9 12, एक सेट है 1 2 11 12। मैंने क्या बोला कि A and B are the sets, the intersection of A and B is the set of all those element which belongs to both A and B। मतलब भैया दोनों में जो कॉमन होगा ना आपने वो ले लेना है, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे कि A का मैंने इंटरसेक्शन B से करा तो मैंने देखा A और B में कॉमन क्या है, तो मैंने देखा सर एक तो कॉमन आ रहा है 3 और एक कॉमन आ रहा है 1 और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा। जैसे मेरे को निकालना है B इंटरसेक्शन C, तो मैंने देखा B और C में कॉमन क्या है, तो एक तो 1 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो A इंटरसेक्शन C के अंदर सिर्फ 1 कॉमन आ जाएगा, आई थिंक नहीं 1 and 12 कॉमन आ जाएगा। A इंटरसेक्शन C में क्या कॉमन आ जाएगा सर, 1 कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, बस दैट्स इट। तो 1 and 2 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन। अगर मैं बात करूं सर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, बेटा तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, अगर तीनों का मैं कंबाइंड कॉमन निकालूं तो कंबाइंड कॉमन क्या हो जाएगा। कंबाइंड कॉमन में अगर आप देखेंगे तो आपका आएगा सर आई थिंक सिर्फ 1 ही एक लौता है और आई थिंक 3 भी है, नहीं 1 ही सिर्फ एक लौता है एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है तीनों में, 1 के अलावा कोई और एलिमेंट ऐसा अवेलेबल नहीं है। तो बेटा इंटरसेक्शन मतलब होता है तीनों में से कॉमन निकाल देना या फिर दो सेट का कॉमन निकाल देना, तो कॉमन मींस इंटरसेक्शन। अच्छा ऐसा भी कई बार हो सकता है कि मैं आपसे बोल दूं कि A यूनियन B इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बताइए। तो ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं इनमें आप सबसे पहले पता है क्या करोगे, आप सबसे पहले A यूनियन B निकालोगे। तो अगर आप A यूनियन B निकालोगे तो A और B को कंबाइन करोगे, तो A और B को कंबाइन करोगे तो 1 2 3 4 5 9 12। फिर मैंने क्या बोला, आप B और C का इंटरसेक्शन निकालोगे, तो B और C में देखोगे कॉमन क्या है, तो कॉमन है सर 1 and 12 और कुछ कॉमन नहीं है। अब मुझे निकालना है A यूनियन B इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। भैया इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन क्या होगा, यू हैव टू ऑब्जर्व, और वो है 1 and 12। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप एक बार में नहीं कर सकते, आपको पहले क्या करना है, आधा पोर्शन फिर आधा पोर्शन फिर दोनों में जो ऑपरेशन लगना है वो लगा देना है। तो दिस इज योर इंटरसेक्शन। अब बात कर रहे हैं बेटा दो सेट का अगर डिफरेंस निकालना हो, अगर दो सेट का डिफरेंस निकालना हो तो पता है क्या करना होता है मेरे भोले भाले बच्चों। मैंने बोला है कि A माइनस बी अगर आपको निकालना है तो मैंने बोला है लेट A एंड B बी द टू सेट, देन A डिफरेंस ऑफ A एंड B, जिसको हम कैसे लिखते हैं, रिटन एज A माइनस बी is the set of all those element which belongs to A but does not belongs to B। मतलब मेरे भोले भाले बच्चों मुझे ऐसे एलिमेंट लेने जो A को तो बिलोंग कर रहे हों बट B को बिलोंग ना कर रहे हों। इन शॉर्ट मैं कहूँगा कि मैंने A माइनस बी निकालते टाइम A में से B वाले एलिमेंट हटा देने हैं, या इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे B माइनस A लिखता हूँ तो फिर मैं ऐसे एलिमेंट ले लूँगा जो सिर्फ B को तो बिलोंग करते हों बट A को बिलोंग ना करते हो। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपने जो दिमाग में रखनी है, आप आराम से देखिए इस चीज़ को। अब A आपके पास फॉर एग्जांपल ये रहा, B आपके पास फॉर एग्जांपल ये रहा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ आपने A माइनस बी निकालना है, वैसे आंसर लिखा है उसको मत देखें फिलहाल। मैंने क्या बोला, आप इसमें से 3 हटा दो, 5 हटा दो, 7 हटा दो, कॉमन एलिमेंट्स आप एक के हटा दो, तो बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा 2 4 6। तो जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने निकालना है B माइनस A, अब मैं क्या कर रहा हूँ जो B है उसमें से A हटा रहा हूँ, तो B में से A हटाऊंगा तो कौन कौन हटेगा, 3 हटेगा, 5 हटेगा, 7 हटेगा, तो कौन बचेगा 11 and 13। तो वहाँ B माइनस A गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 11 and 13 आपका बच जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर एक और एलिमेंट होता C में ले रहा हूँ 1 2 7, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि A माइनस C निकालो, A माइनस का C निकालो, तो A में से C जाएगा, तो एक तो 2 हटेगा और एक 7 हटेगा, तो क्या बच जाएगा 3 4 5 6। तो यही डिफरेंस है बेटा कि अगर आगे वाले सेट में से पीछे वाले सेट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो आगे वाले सेट में जो पीछे वाले सेट के कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हटा देना है। अब तुम कहोगे सर जो
पीछे वाला सेट है उसका एक्स्ट्रा एलिमेंट, उसका कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ओनली ए छोड़ना है, ओनली बी छोड़ना है, जो भी स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है सिर्फ उसके ओनली वाले एलिमेंट्स लेने होते हैं, दैट सेट इट इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब बात कर लेते हैं भाई कॉम्प्लीमेंट के बारे में। देखो कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट होता है बच्चों कि अगर मैं एक आपके सामने रख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ए सेट मैंने लिया x, y, z और बी सेट मैंने लिया फॉर एग्जांपल a, b, x और सेट सी लिया मैंने फॉर एग्जांपल a, b, d, e और मैं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट हो जाएगा जिसमें a, b, c सब कंटेंट हो जाएंगे, मतलब a, x, y, z, d, e, f इसमें अपने एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो U इज द सेट जिसके अंदर सारे सेट, यूनिवर्सल सेट बना है यूनिवर्स से, और यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड क्या है, जिसमें सब कुछ कंटेन है, ऑल द गैलेक्सीज, ऑल द प्लैनेट्स, सन, सब कुछ कंटेन है, तो वो यूनिवर्स है। ऐसे यूनिवर्सल में सब कुछ कंटेन है, सारे सेट कंटेन है। तो मेरे भोले भाले बच्चों, अब मेरे को निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने क्या बोला है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि अगर U इज द यूनिवर्सल सेट एंड A इज द सेट जो कि U में कंटेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A विच रिप्रेजेंट टू U डिनोटेड बाय A का डैश लगा सकते हैं, A की बार C लगा सकते हैं, U माइनस A भी बोल सकते हैं, इज डिफाइंड एज द ऑल दोज एलिमेंट ऑफ U विच आर नॉट इन A। मतलब अगर A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो U माइनस A निकाल रहे हो, और U माइनस A का मतलब क्या हो गया, सिर्फ आप ऐसे एलिमेंट ले रहे हो जो U में तो कंटेंट हो बट A के अंदर कंटेंट ना हो। मतलब U में तो वो अवेलेबल होंगे बट A के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो U में से मैंने A घटा दिया, तो U में से A घटा दिया तो XYZ घट गया, तो बचा क्या A, D, E, F, G, H। अब जैसे मेरे को निकालना है फॉर एग्जाम्पल बेटा B का कॉम्प्लीमेंट, तो U में से मुझे B घटाना पड़ेगा। तो U में से अगर मैं B घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, सर U में से अगर B चला गया तो A B X चला गया, तो A B तो इसमें है ही नहीं यूनिवर्सल में। अच्छा मैंने B लगाना भूल गया भाई, यूनिवर्सल में सारे आते हैं भाई, यहाँ पे B भी आएगा बच्चों। यूनिवर्सल में A भी कंटेन होना चाहिए, B भी कंटेन होना चाहिए, C भी, तो यहाँ पे वो B मिस आउट हो गया, तो अब ध्यान रखना इस बात का। अब मैं अगर यहाँ से हटा दूँ A B X तो क्या बचेगा हमारे पास, Y, Z, D, E, F, G, H। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा जी A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इतनी समझ रहे हो आप, आपको U में से A यूनियन B यूनियन C घटाना पड़ेगा, तो उसके लिए A यूनियन B यूनियन C निकालना ही पड़ेगा। तो आप सबको कंबाइन कर दो, X, Y, Z, A, B, X यहाँ का ऑलरेडी काउंट हो गया है, A B काउंट हो गया है, D, E। अब मुझे निकालना है A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, जो कि क्या होगा भाई, सब कुछ माइनस हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, F, G, H, F, G, H बच जाएगा। तो यही है बेटा कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा एक्सरसाइज के, सारे मैंने आपको ऑपरेशंस करा दिए, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करके हम लेक्चर को करेंगे बाइंड अप। लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया है बेटा। एक्सरसाइज नंबर 1.4 के अंदर जो इनिशियली क्वेश्चंस हैं वो सारे ही बहुत ईजी हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस लिए नहीं है, बस बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस ले रहा हूँ टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। और अगर आपको कुछ लगता है कि आपने क्वेश्चंस लगाए, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि किस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का डाउट है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर अप कर लूं। तो फिलहाल मैंने एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया है कि ABC हमें दिया हुआ है, तो फिलहाल मैंने क्वेश्चन लिया है कि X हमें दे रखा है बच्चों A B C D, और हमें Y दे रखा है F B D G, और मेरे को निकालना है फॉर एग्जाम्पल X माइनस का Y। X माइनस वाई कैसे निकलेगा यार, ऑब्वियस सी बात है, इसमें से इसको माइनस कर दो, BD आपका सीधा सीधा हट जाएगा, तो AC बच जाएगा। अगर मेरे को निकालना है फॉर एग्जांपल y माइनस एक्स, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो BD हट जाएगा, आपका FG बच जाएगा। और दोनों में अगर कॉमन लेना है तो ध्यान रखना X इंटरसेक्शन Y, दोनों में कॉमन सेट जो हटा है ना दोनों बार, वही कॉमन है। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाले चैप्टर में वैसे तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, और खास करके इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका सेट A सेट B में कंटेंट है, और आपको सेट A और जो आपके सेट B है वो गिवन नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो भी आप इसका यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। आप A यूनियन B पता है कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। आपको पता है कि A का हर एक एलिमेंट B में आ रहा है, आप इमेजिन कर लो,
जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया यहाँ पे एक्स वाई है, अगर एक आर एक एलिमेंट बी में आ रहा है तो उसका यूनियन कितना आएगा, ऑब्वियसली बात है कि बी बड़ा है तो यूनियन बड़ा वाला सेट आएगा, तो सर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा। और अगर आप इसके बीच का इंटरसेक्शन निकाल लें तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो आपने दिमाग में रखनी है, मतलब यहाँ पे मैं सीधा ए बी लिख सकता हूँ। तो अगर ए बी में कंटेन हुआ तो यूनियन आता है बड़ा वाला सेट और इंटरसेक्शन आता है बेटा छोटा वाला सेट। एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि 1.4 एक्सरसाइज का थोड़ा सा कुछ खास है, और वो है बेटा ये वाला क्वेश्चन जिसमें आर है एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर और क्यू है सर हमारा एक्स सच दैट एक्स इज अ रैशनल नंबर। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे निकालना है बच्चों आर माइनस का क्यू, अब आर माइनस क्यू मतलब क्या हो गया, देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं रैशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं रियल में से बेटा हटा दूं रैशनल तो कॉमन सेंस वाली बात है क्या बच जाएगा, x इज एन इरेशनल नंबर, बच जाएंगे, बात खत्म। तो r माइनस क्यू ये हो जाएगा। एक चीज और है इस वाले एक्सरसाइज के अंदर जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं करी है, विच इज अ डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ बेटा। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं ध्यान देना। देखो इफ a एंड b हैव no common elements then they are said to be by disjoint। मतलब अगर a और b के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट हो ही ना तो अपने आप में a और b जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं भैया, वो डिसजॉइंट हो जाते हैं, बात खत्म। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर मैंने लिया a मुझे दिया है 2 3 4 5 और b मुझे दिया है 3 6। आपसे बोल रहे हैं डिसजॉइंटेड ट्रू है कि फॉल्स है। भाई इनका ना इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। सर इनका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, कुछ कॉमन तो है नहीं, ये कॉमन है नहीं सर, कॉमन है। कॉमन क्या है, कॉमन है 3। तो अगर कॉमन 3 है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये डिसजॉइंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट सर फॉल्स है। फिर अगले पार्ट की बात कर लेते हैं। अगले पार्ट में ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी में भी कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है सर, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन आ रहा है ए, तो ये भी फॉल्स है, वो डिसजॉइंट नहीं है, एक्चुअली में बोल रहे हैं डिसजॉइंट है। अब जैसे हमें दिया है 2 6 10 14, तो अगला वाला जो है तीसरा वाला पार्ट है उनका इंटरसेक्शन सर 5 आ रहा है, तो ये बिल्कुल ट्रू होगा, सही बात है। द लास्ट पार्ट सर 2 6 10 और इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसका इंटरसेक्शन भी हमारा 5 आ रहा है, तो ये भी ट्रू होगा। तो ये वाली एक्सरसाइज थी बेटा आपकी 1.4। 1.5 में लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए स्टार्टिंग के, बहुत इजी क्वेश्चंस है। एक चीज़ 1.5 की बची हुई है वो मैं और कराऊंगा। 1.5 तक के हमारे सारे क्वेश्चंस सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। एक टॉपिक है वेन डायग्राम, मैं उसे और कवर करने वाला हूँ, देन आपका ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए। बच्चों 1.5 का इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि 4th क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेते हैं। हमें ए दिया है, देखो यू दिया है हमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको ना ये प्रूव करना है, मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ सिर्फ, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं, बट मैं लॉज अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि लॉज हमारे अगले लेक्चर में जाएंगे। तो आपसे बोल रहे हैं कि पहले आप ए यूनियन का बी निकालो। अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे, मैं अभी LHS, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं मैं आपको प्रूव करना होता है। आप पहले पता है क्या करो, आप पहले LHS लो और फिर RHS लो। तो पहले आप ए यूनियन बी निकालो, मतलब आप ए और बी को कंबाइन करो, कितना आएगा 1 तो खैर नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। अब मुझे निकालना है सर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपसे क्या बोला, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है यू में से आप उसको माइनस कर दो, तो यू में से आप ए यूनियन बी माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी जाएगा, मतलब 2 से लेकर 8 तक सब चला जाएगा, तो बचेगा सर 1,9। ये आपका LHS आ गया। अब RHS की बात कर लेते हैं। RHS में क्या होगा भाई, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मेरी बात बहुत ध्यान समझना भाई, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा सर u माइनस ए करके, u में से ए माइनस करो, u में से ए गया तो क्या जाएगा 2 4 6 और 8, मतलब बचेगा 1 3 5 7 और 9। फिर निकालूंगा बी का कॉम्प्लीमेंट। भाई मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, मतलब u में से b माइनस करूंगा, u में से b गया मतलब 2 3 5 7 गया, तो बचेगा क्या 1 4 6 8 9। अब मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक 1 है एक 9 है और कुछ कॉमन नहीं है, और 100% आप दे सकते हैं कि LHS किसके बराबर आ रहा है बच्चों,
RHS के बराबर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, मैंने कवर कर लिया है। अब मैं सीधा बढ़ रहा हूँ बेटा वेन डायग्राम की तरफ। देखो एक ही क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम का है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन। मैं पहले आपको डिटेल में थोड़ा वेन डायग्राम समझा देता हूँ कि वेन डायग्राम होता क्या है। देखो वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट है इसे डिनोट करते हैं रेक्टेंगल से, और जो अदर सेट है, अदर सेट, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सर्कल। तो ये आप दिमाग में बिठा लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बनाना है ए का वेन डायग्राम, तो आप एक रेक्टेंगल बनाओगे, उस रेक्टेंगल के अंदर ध्यान रखना कि ये तो यू है, यू तो आएगा हर बार, एक बनाओगे सर्कल, और जो सर्कल आप बनाओगे बस आप उसको शेड कर दोगे, बात खत्म। सर्कल को आपने क्या कर देना है, शेड। मतलब ये बताना चाह रहे हो कि जो ए है वो ये है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला मेरे को चाहिए भाई ए कॉम्प्लीमेंट का मेरे को वेन डायग्राम चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओगे, उसके अंदर ए बनाओगे, आपको सारे ऑपरेशंस पता होने चाहिए। अब ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कहाँ से आता है, यू में से ए हटा दो, तो ए को शेड नहीं करना इस बार, यू में से तो ए हट गया ना, तो ए शेड नहीं होगा, तो ए के अलावा जो बच जाएगा वो शेड होगा। मतलब मेरे भोले भाले बच्चे, जो बाहर वाला पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ए के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपने दिमाग में रखना है, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे को चाहिए भाई ए यूनियन बी का क्या चाहिए यहाँ पे वेन डायग्राम। तो आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओगे, एक रेक्टेंगल के अंदर दो सर्कल बनाओगे, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यू हो गया। अब आपने निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, ऑपरेशन से समझो सर, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए एंड बी कंबाइंड। इट मीन्स मेरे भोले भाले बच्चों, आप ए को भी शेड करोगे, आप बी को भी शेड करोगे, और दोनों के कॉमन को भी शेड करोगे, मतलब ओवरऑल आपका शेड हो जाएगा। दिस इज ए यूनियन बी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ध्यान रखना, दोनों सेट को इंटरसेक्ट कराना बेटा आपने, ये ए है, ये बी है, ये यू है। अब आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन भी तो ये होता है अंदर वाला पोर्शन, तो अंदर वाला पोर्शन तो शेड होगा नहीं, क्योंकि मेरे को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे भोले भाले बच्चों, अगर अंदर वाला पोर्शन शेड नहीं होगा तो क्या बच जाएगा, बाहर वाला, हमें उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो जो ओरिजिनल ए यूनियन ए इंटरसेक्शन भी उसे छोड़ दो, बाकी बाहर वाला सारा शेड कर दो। तो आपने बेसिकली वेन डायग्राम में क्या करना होता है, वेन डायग्राम में आपको शेड ही करना होता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन जो कॉम्प्लीमेंट वाले हैं ना, अगर वो एक स्टेप में नहीं करवा रहा है तो दो स्टेप में भी कर सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, आप कह रहे हो सर मुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा, तो पहले आप एक काम करो, एक स्टेप में ये ए मानो, ये बी मानो, पहले एक स्टेप में आप ए माइनस का बी निकाल लो। ए माइनस का बी कितना होगा, ये होगा ए माइनस का बी। अब अगले वाले स्टेप में, जिसका अगला स्टेप है, उसमें फिर दोबारा आप रेक्टेंगल बनाओगे। अब मैं उसको छोड़ दूंगा जो मैंने ए माइनस बी में शेड किया है, वो नहीं होगा, तो मैं क्या कर दूंगा भाई, मैं ये पूरा पोर्शन ले लूंगा और ये भी ले लूंगा और पूरा बी ले लूंगा, सिर्फ ए माइनस बी बच जाएगा। तो ऐसे निकाला जा सकता है। अब बच्चों को में एक डाउट आता है, सर बात बताओ, अगर ये वाले क्वेश्चंस आ गए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तब तो फंस जाएंगे हम। तो मैं कहता हूँ इसको ना आप डायरेक्टली मत करो, आप इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हो भाई। डी मॉर्गन्स लॉ अभी बताया था आपको, पिछली वाली स्लाइड में बताया था मैंने। तो हम क्या करेंगे सर, हमें ए यूनियन बी तो ऑलरेडी पता ही है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ये रहा, मुझे निकालना उसका कॉम्प्लीमेंट। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा सर, ए ये रहा, बी ये रहा, ए बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मेरे को निकालना है तो मेरा कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला पोर्शन हो जाएगा। ए यूनियन बी को मैं छोड़ दूंगा। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये था आपका बेटा वेन डायग्राम। मिसलिनियस में सबको प्रॉब्लम आती है। चैप्टर नंबर 1 वैसे तो है हलवा, उठा के खा लो, बट द प्रॉब्लम इज कि सर चैप्टर 1 की ना मिसलिनियस समझ नहीं आती कभी भी, और खास करके चैप्टर 1 के मिसलिनियस के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रूविंग टाइप, जिनमें लॉज लगते हैं सर, उसमें तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। बेटा ये लेक्चर में ना आपको सारे लॉज मैं डिटेल में कराने वाला हूँ, और एक एक क्वेश्चन प्रूविंग का जो इंपॉर्टेंट है, हम उल्टे सीधे क्वेश्चंस नहीं लेने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में या तो आ सकते हैं या आ चुके हैं, मैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। बट उससे पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज बेटा सारे लॉज को अच्छे से समझना है, क्योंकि एक बार लॉज क्लियर हो गए ना, और जो लॉज है उनकी एप्लीकेशन क्लियर हो गई ना, तो अगर क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता है तो भी आप आराम से कर लोगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं विद द लॉज की लॉज क्या होते हैं। लॉज की अगर मैं बात करूं तो बेटा लॉज काफ़ी सारे हैं, बट कुछ स्पेसिफिक लॉज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैं उनकी बात कर लेता हूं, जिनमें से एक आ जाता है भैया आइडेम्पोटेंट लॉ। अब आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि अगर कोई भी सेट का यूनियन अपने साथ ही निकाला जाए,
और इंटरसेक्शन भी अपने साथ ही निकाला जाए तो वो उसी के बराबर आता है। आप देख सकते हैं कि ए यूनियन ए बोलो बच्चों ए के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन ए बोलो ए के बराबर होता है। ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेंटिटी लॉ कहता है कि एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसको अगर मैं किसी सेट से कंबाइन करूं तो वही सेट आ जाता है, और अगर इंटरसेक्शन करूं तो फाई खुद आ जाता है। तो यही बेटा आइडेंटिटी लॉ है कि अगर ए को मैं कंबाइन करूं विद फाई तो कोई इफेक्ट लेना पड़ेगा। फाई मतलब क्या है, खाली सेट, एम्प्टी सेट, तो इफेक्ट तो पढ़ना नहीं है, तो ए एज इट इज रहेगा। और अगर मैं बोलूं भाई ए में और जो एम्प्टी सेट उसमें कॉमन निकालो तो इसमें कॉमन क्या ही हो सकता है, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो कॉमन विल बी फाई। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। अब अगला है कॉम्यूटेटिव लॉ। बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, एक ही बात है, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इंटरसेक्शन बी निकालो, बी इंटरसेक्शन ए निकालो, सर एक ही बात है। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है, एसोसिएटिव लॉ भैया ए का यूनियन बी से करो और उसके बाद सी से करो, या पहले बी यूनियन सी निकालो उसके बाद ए से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 100% सेम आता है। तो ये एसोसिएटिव लॉ कहता है। ऐसे ही इसमें अगर ए का इंटरसेक्शन हम बी के साथ करके फिर सी से करें, या बी इंटरसेक्शन सी पहले कर ले उसके बाद इसे करें, आंसर 100% सेम आएगा, ये ध्यान रखना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एसोसिएटिव लॉ। बेटा लॉज ना काफ़ी ईजी है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, इस वजह से मिसलीनियस टफ हो जाती है कि कब कौन सा लॉ अप्लाई होगा, और वो आएगा बेटा मैक्सिमम न्यूमेरिकल करके, जो मैं वीडियोस में क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसको तो एक दो बार अच्छे से लगाना है। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको किसी सप्लीमेंट्री बुक से मिल जाए या फिर आरडी से या आप मुझसे कहोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप वो ज़रूर कर लेना, तो जाके आपके लॉज जो है वो 100% क्लियर हो जाएंगे। अगला लॉ है वो है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोल सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, खुद सोचो यार, अगर मैं 3 का x + y से मल्टीप्लाई करता था बचपन में, तो मैं क्या करता था, पहले 3 का x से करता था और फिर बीच का जो साइन था वो एज इट इज रहता था, और फिर 3 का y से करता था। ये हम क्या करते थे, हम 3 को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इट्स काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, किसी बाहर वाले सेट को जो ब्रैकेट अवेलेबल है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, तो डिस्ट्रीब्यूट करने को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और ये ख्याल रहे बेटा, यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक मेरे से हो गई, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा तो उसे आप ठीक कर ले, बल्कि यहाँ पे गड़बड़ एक और हो गई है, मैं इसको दोबारा ही लिख देता हूँ, ये काट दो और ये भी काट दो, ये यहाँ पे गलती हो गई है, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ कि ए का यूनियन अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए के साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकाल रहा हूँ, अब बाहर यूनियन है अंदर इंटरसेक्शन है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा मेरे भोले बच्चों को, तो पहले ए का यूनियन बी के साथ बनेगा, ए का यूनियन बी के साथ बनेगा, फिर ए का यूनियन सी के साथ, और जो इंटरसेक्शन बी और सी के बीच में था वो रहेगा, तो इंटरसेक्शन बीच में रहेगा और यहाँ पे ए यूनियन सी आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट करना। इसका एक और हो सकता है क्वेश्चन, एक कैसे बन सकता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बाहर है अंदर बी यूनियन सी है, तो अगर मैं उसको इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन बी से करूंगा, फिर इनके जो बीच का साइन है वो यहाँ बीच में आ जाएगा और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करूंगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज़ होता है। और एक है कॉम्प्लीमेंट लॉज, मैं उसका भी बहुत ज़्यादा डिटेल में यूज़ करने वाला हूँ, उसको भी आप आराम समझना भाई। ये एक ऐसा लॉ है, एक लौता लॉ है जिसका प्रूफ आ जाता है, जिसका प्रूफ एग्जाम में आ जाता है। तो मैं इस वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको डी मॉर्गन्स लॉ कहाँ से प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, वो भी सिखा दूंगा बेटा। तो ये फिलहाल बड़ा इजी सा लॉ है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बोलो या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोलो, बात एक ही है। मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर इंटरसेक्शन बीच में और उसका होल कॉम्प्लीमेंट हुआ करे, तो जब आप अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट अलग बी का, तो जो साइन बीच का है वो चेंज कर दिया करो। तो इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन बन जाएगा और यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। यही है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये तो लॉज वो हो गए जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बट कुछ ऐसे लॉज भी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है बट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनकी भी बात कर लेता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बेटा कॉम्प्लीमेंट लॉज की, ज़रा ध्यान दें सारे बच्चे, क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। उसके बाद आते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट लॉज पे। तो कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या कहते हैं, बहुत आराम से और ध्यान से समझना कॉम्प्लीमेंट लॉज में कौन कौन से लॉज आ गए। देखो एक तो आपको पता होना चाहिए, नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट लॉज के अलावा कुछ और एडिशनल चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा बेटा, उसको भी आप समझ लेना। एक तो आपको पता होना चाहिए कि एक अगर बी के साथ सब्ट्रैक्शन में
अगर ए बी के साथ क्या है बेटा, अगर सब्ट्रैक्शन में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप उसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ये आपने दिमाग में रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ सर, ए का यूनियन अगर ए के कॉम्प्लीमेंट से निकाला जाए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, इसको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर मेरे पास u है 1 2 3 4 और मेरे पास a है फॉर एग्जांपल 1 2, और मुझे पता है a का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, u में से a माइनस करना पड़ेगा, मतलब 3 4। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर मैं a को a के कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दूं मर्ज, तो सर क्या बनता है, तो ऑब्वियस ही बात है यूनिवर्सल रिपीट हो जाता है। तो किसी भी सेट को अगर उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ आप करते हो मर्ज, तो दैट विल बिकम यूनिवर्सल, तो वो एक यूनिवर्सल सेट आपका बन जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट से निकाला जाए, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग सर, दैट मस्ट बी फाई, वो हमेशा फाई आता है, खाली आता है। खुद देखो ना यार, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन हो सकता है भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। मैं डिटेल में लॉस क्यों करा रहा हूँ कि मुझे पता है एक बार सारे लॉ समझ में आ गए ना भैया, प्रूविंग टाइप क्वेश्चन तुम्हारे लिए हलवा है, आराम से कर लोगे। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो एम्प्टी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है बेटा, वो यू के बराबर होता है, और जो यूनिवर्सल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, ऑब्वियसली बात है यू कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया यू माइनस यू। तो यू में से अगर यू ही घटा दूंगा तो बचेगा क्या, तो बचेगा खाली सेट, बचेगा फाई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। उसके अलावा तो ऐसा कुछ खास मुझे लग नहीं रहा। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो मैं कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड नहीं बोलूँगा, ये कुछ अलग है, तो ये भी आपको पता हो तो बेहतर है कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए का यूनियन बी के साथ क्या होगा, मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ए का यूनियन बी के साथ क्या होगा भैया, बड़ा वाला सेट, और ए का इंटरसेक्शन बी के साथ क्या होगा, छोटा वाला सेट। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर ए बी का सबसेट होता है तो यूनियन विल बी द बड़ा सेट दैट इज बी, और इंटरसेक्शन विल बी द छोटा सेट दैट इज ए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको सीधा कराने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल भैया, अब आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन भाई मैंने आपके एनसीईआरटी से लिया है, आपको नंबर याद होगा, अगर आपके पास एनसीईआरटी ओपन है तो आप देख लेना, वरना मैं आपको बता देता हूँ ये ओल्ड के हिसाब से आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 होगा या 5 होगा, आप देख लेना। सॉरी, आपका न्यू के हिसाब से 4 या 5 होगा, और ओल्ड के हिसाब से 8 है। मैं इसका एक पार्ट आपको करा रहा हूँ बच्चों, पहले एक पार्ट समझो ज़रा। ए को इज इक्वल टू प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस का बी, ये आपने प्रूव करना है फॉर एग्जाम्पल। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना कि वी ऑलवेज कंसीडर द कॉम्प्लिकेटेड साइड, और कॉम्प्लिकेटेड साइड बेटा यहाँ पे हमारी क्या है, विच इज़ अ राइट हैंड साइड। तो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लिया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए माइनस बी के साथ ले लिया। अब मैं क्या करूँगा भोले बच्चों, मैं देखूँगा कि यहाँ पर सर ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ, ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ, जो भी लॉ लगाऊँ ना साइड में लिखते भी रहना, एग्जाम में भी आप ये करना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पे। तो आप इसको ये लिख सकते हो, आप रीज़न दे सकते हो बिकॉज अरे सर ए माइनस बी आपने तो बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, तो ये आपने लिख दिया। फिर आपने क्या रहेगा कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है मेरे भोले बच्चों ए, तो दोनों में से अगर ए कॉमन आ रहा है तो ए आप कॉमन ले लो। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो, ध्यान से सुनना भाई, ये ऐसे भी काम करता है व्हेन यू कैन, देखो खुद सोचो, मैंने आपसे बोला कि 3x प्लस वाई को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो 3x प्लस 3y लिख सकता हूँ, और वहाँ से अगर मैं कॉमन भी लेना चाहता हूँ तो कॉमन भी ले सकता हूँ। तो मुझे जब दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ से सीधी सीधी चीज़ें कॉमन आ रही हैं, ए इंटरसेक्शन के साथ कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, बी का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब सवाल ये उठता है कि पी का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, अभी आपने बताया था कि किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। तो ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ निकालना पड़ेगा आपको, और आपको पता है, आपको यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, बिकॉज बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सर हमारा किसके बराबर आता है, यू के बराबर आता है। अच्छा एक बात बताओ यार, क्या ए जो है वो यू का सबसेट नहीं है, और क्या यू का सबसेट हर कोई सेट नहीं होता है। तो मैंने आपसे भी एक बात बोली कि
कि अगर कोई सेट किसी का सबसेट होता है तो जो यूनियन है वो बड़ा वाला सेट आता है और जो इंटरसेक्शन होता है वो छोटा वाला सेट आता है। सर इंटरसेक्शन निकालना है, छोटा वाला सेट कौन है? ए है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, हमारा ए आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो लॉज लगाते रहो, ऑटोमेटिकली आंसर आते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, लॉज के क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, तो बहुत आराम से समझो बेटा। अब जैसे मैंने इसको ले लिया, ये इसका सेकेंड पार्ट है, ए का यूनियन बी माइनस ए के साथ निकालना है और आंसर क्या चाहिए? आंसर चाहिए सर मुझे ए यूनियन बी। चलो कोई बात नहीं, करते हैं ए यूनियन बी कैसे आएगा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया यहाँ पे, तो व्हाट आई डू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना एक काम करते हैं सर, अगेन इसको बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। अब जब मैंने ये लिखा तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं ए यूनियन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो पहले बी के साथ करूँगा, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। भैया दोनों साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे क्या करा, कॉमन लिया, वहाँ क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट किया। एवरी टाइम सिचुएशन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन की क्या डिमांड है, डिमांड के हिसाब से हम कोई भी लॉ लगाते हैं। अब ये रट्टा लगा के मत बैठो कि नहीं मैं तो यही लॉ लगाऊंगा, मैं तो भैया एसोसिएटिव लॉ ही लगाऊंगा या मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगाऊंगा। इट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से वी कैन चेंज द लॉज। अब यहाँ पे दिख रहा है कि सर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अरे सर अभी तो आपने बताया था कि ए का अगर अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन निकाला जाएगा दैट बिकम्स यूनिवर्सल, तो यहाँ पे यूनिवर्सल आ जाएगा। और आपको जैसे कि पता है, सिंस कोई भी सेट बेटा जो यू है उसका सबसेट ही होता है, और मैंने आपसे कहा था जब कोई सेट दूसरे का सबसेट हो तो इंटरसेक्शन जो है वो आता है छोटा वाला सेट, और छोटा वाला सेट कौन है? ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। एक बार वीडियो को पॉज करें, देखें, समझें और नोट डाउन कर लें। अब जैसे मैंने आपकी एनसीईआरटी का एक और सवाल लिया है, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले कंसिडर करोगे लेफ्ट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली तो आपने क्या देखा कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे। आपने डिस्ट्रीब्यूट किया इसको इसके साथ, तो कितना आ जाएगा सर, ए यूनियन ए, फिर आपने क्या करा, बीच का इंटरसेक्शन रहने दिया और ए यूनियन बी, पहला काम आपने ये करा। फिर आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन ए जो है, मैंने आपसे क्या बोला था, दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ, कि किसी भी सेट का अपने साथ ही यूनियन या इंटरसेक्शन वही सेट आ जाता है। तो ये आ जाएगा सर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो अब ए का इंटरसेक्शन अगर मुझे ए यूनियन बी से निकालना है तो सर मुझे एक बात पता है, सर मुझे पता है कि जो ए है वो ए यूनियन बी का सबसेट होगा। वही कॉमन सेंस वाली बात है ना, ए यूनियन बी तो बड़ा सेट है, क्योंकि ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट भी आ रहे हैं और बी के एलिमेंट भी आ रहे हैं। तो अगर ए यूनियन बी का सबसेट है तो मेरे भोले भाले बच्चों, सीधे साधे बच्चों, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, छोटा वाला सेट, और छोटा वाला सेट कौन है, दैट्स ए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला पार्ट तो डायरेक्ट है भाई, इसमें ए इंटरसेक्शन निकालना है। आपको पता है ये ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप। तो ये था भैया आपका एक और क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें लॉस तो लगेंगे, 100% लॉस लगेंगे, बट उस पर थोड़ा दिमाग भी लगेगा, और वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बड़ा आराम से देखिए आप लोग। देखो एक तो क्वेश्चन ये वाला और एक क्वेश्चन नंबर 3 है, दोनों सेम है। मैं एक क्वेश्चन करा के दूसरा भी कराऊंगा, ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा, बट वो खुद से आप करना तो अच्छा है। अगर आपसे नहीं होगा तो आप लेक्चर में आके देख लेना, मैं दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें एक चीज़ तो गिवन क्या है, हमें एक चीज़ गिवन है यहाँ पे कि ए यूनियन एक्स जो है वो बी यूनियन एक्स के बराबर है, और ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो बी इंटरसेक्शन एक्स के बराबर है, वो भी 5 के बराबर है। और हमें क्या प्रूव करना है बोले बच्चों, हमें प्रूव करना है ए इज़ इक्वल टू बी। तो मैंने आपसे क्या बोला, ऐसे ही क्वेश्चन जब भी आएंगे जिसमें इंटरसेक्शन भी गिवन हो, यूनियन भी गिवन हो, मेरे भोले भाले बच्चों, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द यूनियन। आप यूनियन से शुरू करेंगे और ऐसा हमेशा करना है हमने। तो आप ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स लेके रखो। फिर आपने क्या करना है, देखना है कि किसको हमें इक्वेट करना था। हमें इक्वेट करना है ए इज इक्वल टू बी, तो जो सेट को हमें इक्वेट करना है ना, हम उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे एक एक करके। तो पहले ए इज इक्वल टू बी करना है ना, तो इसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, टेकिंग इंटरसेक्शन विद ए ऑन बोथ साइड। देखते रहना, एक बार ए से लेना एक बार बी से लेना, यही अप्रोच है।
और यही करना है इस क्वेश्चन में भी, इसके अगले क्वेश्चन में भी, ध्यान रखना बेटा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हो तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ये बनेगी सिचुएशन आपके पास। फिर आपको पता है कि यार ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, अरे सर ये तो इसका सबसेट है, अभी तो मैंने आपको बताया कि ए यूनियन एक्स में एक्स्ट्रा एलिमेंट ही होंगे, तो इसका तो आंसर सीधा सीधा आप लिख सकते हैं ए। उसका रीज़न दे देना साइड में, बिकॉज ए जो होता है वो ए यूनियन एक्स का सबसेट होता है। और सर इसका कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर बीच में यूनियन और ए इंटरसेक्शन एक्स निकालो। और अच्छी बात क्या है सर, ए इंटरसेक्शन एक्स मुझे दे रखा है, ए इंटरसेक्शन एक्स मुझे कितना दे रखा है 5, तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन मुझे करना है विथ 5। और अभी मैंने आपको बताया था यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी लॉ की फाई अगर किसी सेट के साथ कंबाइन होता है तो वही सेट आ जाता है। देखो लॉज बड़े प्यारे हैं यार, मुझे ना लॉज के क्वेश्चन करने में बड़ा मज़ा आता है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को देखने के बाद मेरे बच्चों को भी लॉज को करने में बड़ा मज़ा आएगा। कितना प्यारा है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू आ गया ए इंटरसेक्शन बी, एक सिचुएशन एक कंडीशन बन गई। अब मैं दोबारा लिखूंगा मेरे भोले बच्चों, दोबारा मैं किसको लिखूंगा, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब मैं दोबारा करूंगा टेकिंग इंटरसेक्शन विद बी ऑन बोथ साइड। भैया मैंने अगेन यहाँ पर भी ले लिया बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स और यहाँ पर भी ले लिया बी इंटरसेक्शन। अगेन मुझे पता है कि सर बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरे भोले भाले बच्चों इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो शायद छोटा है। और सेट कौन सा छोटा है सर, सेट बी छोटा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, बिकॉज क्योंकि बी कंटेंट है बी यूनियन एक्स में, तो मेरे भोले बच्चों यहाँ पर आ जाएगा बी, और यहाँ पर वी कैन अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, सर ये दे रखा है 5 और यहाँ लगा दूंगा कॉम्यूटेटिव लॉ। हर एक लॉ इस क्वेश्चन में लग गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और मेरे टेस्ट में भी आने की चांसेस ब्राइट है, कंफर्म नहीं कर रहा बट एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसकी जगह आ जाएगा 5 इज इक्वल टू बी। और 5 अगर किसी भी सेट के साथ कंबाइन होता है सर, क्या ही कंबाइन होगा, 5 के बाद कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो कंबाइन क्या होगा वो। तो इसको कंबाइन करके आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, और इसको मान सकते हैं सेकेंड। और एक बार नज़र भर के देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो व्हाट यू फाउंड कि ए भी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है और बी भी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। अरे तो दोनों आपस में बराबर हो गए, यही तो प्रूव करना था मेरे भोले बच्चों। तो आप लिख दोगे फ्रॉम 1 and 2 हम ये बोल सकते हैं सर कि ए 100% बी के बराबर होगा, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। तो एक बार बेटा नज़र भर के इसको देखें, वीडियो को यहीं पॉज करें और तमीज़ से नोट डाउन कर लें। फिर बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ जो भी इसी पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन भी बच्चों इसी पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार आप प्लीज़ चेक कर लेना उसे। तो गिवन है हमें यहाँ पर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी नंबर 1, और हमें गिवन है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है सर बी इज इक्वल टू सी। बी को किसके इक्वल प्रूव करना है, सी के इक्वल प्रूव करना। हाउ कैन वी डू इट, बहुत आराम से रिलैक्स्ड होकर समझना। मैंने बोला कि सब के क्वेश्चन को करने की शुरुआत बड़ी सिंपल है यार, कि यूनियन से शुरू करो। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अब देख लो किसको इक्वल करना है, बी और सी को इक्वल करना है। तो एक बार लेना पड़ेगा पहले बी के साथ, फिर लेना पड़ेगा सी के साथ। क्या लेना पड़ेगा सर, इंटरसेक्शन। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग इंटरसेक्शन विद बी ऑन बोथ साइड। देखते रहना बच्चों। तो बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से करूँगा और फिर सर यहाँ पे बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से करूँगा। सर यहाँ तो कॉमन सेंस है कि बी इसमें कंटेंट है तो सीधा बी आ जाएगा। और यहाँ पे सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अलावा कुछ लग नहीं रहा है, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सर बी इंटरसेक्शन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय द कॉम्यूटेटिव लॉ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी लिख दो। अब कुछ हो नहीं सकता इसमें, कुछ हो नहीं सकता, तो हम इसे इक्वेशन नंबर बेटा 1 मान लेंगे। अगेन हम शुरू करेंगे फिर दोबारा से।
A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। अब लेंगे टेकिंग, क्योंकि मैंने क्या बोला इस बार B इज इक्वल टू C लाना है, तो इस बार इंटरसेक्शन किससे लेना पड़ेगा, C के साथ। तो टेकिंग इंटरसेक्शन विद C ऑन बोथ साइड। तो मैंने यहाँ पे लिया C इंटरसेक्शन A यूनियन B और C इंटरसेक्शन A यूनियन C। भोले भाले बच्चों, C का इंटरसेक्शन A यूनियन C से अगर मैं ले रहा हूँ तो यू नो दैट कि A यूनियन C में तो C कंटेंट है, तो कंटेंट है तो आप क्या करेंगे, आप इस पूरे को C मान लेंगे और यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन B। अब क्या करूँगा सर, मैं यहाँ पे जो C इंटरसेक्शन A है इसको A इंटरसेक्शन C लिख सकता हूँ, और जो यहाँ पे C इंटरसेक्शन B है इसको B इंटरसेक्शन C लिख सकता हूँ। और मैं रिलेट करूँगा कि सर यहाँ पे BC है और यहाँ भी BC है, मेक सेंस, बट सर यहाँ AB है और यहाँ AC है, डजेंट मेक सेंस। तो सर हमारे पास एक हथियार भी तो है भाई, हमने एक A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B का तो यूज़ ही नहीं करा। A इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन B के बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन रिप्लेस A इंटरसेक्शन C विद A इंटरसेक्शन B, और यहाँ पर आ जाएगा B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू कैन रिलेट मेरे भोले भाले बच्चों, आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में जो है वही तो इक्वेशन नंबर 2 में है। A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C सेम यहाँ पर है, तो फ्रॉम 1 and 2 B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है जी, तो ये थे आपके प्रूविंग टाइप क्वेश्चन जो क्लियर हो गए। हम आपको सीधा कराने वाले हैं तो डी मॉर्गन्स लॉ। और एक क्वेश्चन ऐसा भी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एवरी टाइम हमें लॉज लगाने पड़े ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो बेटा विदाउट लॉ भी सॉल्वेबल है, सॉल्व हो सकता है, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, आपसे बोल रहा है फाइंड सेट ABC, इसने बोल दिया फाइंड सेट ABC, आपको सेट ABC निकालना है। कंडीशन ये है कि A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन C जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और लेकिन सर जब मैं कंबाइन करूँ तीनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो वो एम्प्टी होना चाहिए। तो ऐसे मुझे 3 सेट इमेजिन करने हैं। अरे बहुत आराम से इमेजिन कर सकते हैं यार। A ले लो फॉर एग्जांपल 1 2 3, B ले लो 3 4 5, C ले लो 1 5 6 7। अब नाउ यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो ये कुछ भी ले सकता हूँ एट रैंडम, यू कैन सी, मतलब एग्जाम्पल से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन ये। तो A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा सर 3, B इंटरसेक्शन C क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 5। तो ये भी आपका एम्प्टी सेट के बराबर नहीं है, ये भी एम्प्टी सेट के बराबर नहीं है। और A इंटरसेक्शन C क्या आ जाएगा सर, दैट्स 1, वो भी 5 के बराबर नहीं है। बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो अगर मैं तीनों का निकालूंगा कॉमन तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। यू कैन सी, कुछ कॉमन है बेटा नहीं सर, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है तीनों में कॉमन हो, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन भी विल बी 5, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये था आपके लॉज। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ भाई डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ। डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ एग्जाम में आ जाता है। और हाँ, मैं डी मॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके बाद मैं उस पर जाऊँगा। तो अगर आपने करना है बेटा डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, बता दे रहा हूँ। वो ये कि अगर देखो इन नोट में लिख रहा हूँ ये चीज़ें कि अगर कोई सेट इफ़ x A को बिलोंग कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है, देन वो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं कर सकता। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर कोई सेट A को बिलोंग कर रहा है तो A के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग बिल्कुल नहीं कर सकता। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर कोई सेट A को बिलोंग नहीं कर रहा, देन वो कहाँ होगा, वो A के कॉम्प्लीमेंट में होगा। अगर A को बिलोंग नहीं कर रहा तो A के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ये बड़ी बेसिक चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही अगर कोई एलिमेंट A के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है और कहाँ नहीं आएगा, वो A में नहीं आएगा। तो अगर कॉम्प्लीमेंट में आ जाए तो सेट में नहीं आएगा, सेट में आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको पता है क्या पता होना चाहिए, उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि इफ़ x बिलोंग्स टू A एंड मैं इसको ये प्रूव कर दूं, मुझे बाद में पता लगे कि अगर x जो A का एलिमेंट है वो कहीं जा कर के B में भी कंटेंट हो गया, तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो जो पहले वाला सेट है वो दूसरे वाले का सबसेट माना जाता है। पहले वाला सेट
दूसरे वाले सेट का सबसेट माना जाता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर ए बी का सबसेट प्रूव कर दिया आपने, और आपने ये प्रूव कर दिया कि जो बी है वो ए का सबसेट है, तो अगर ए बी का सबसेट होता है और बी ए का सबसेट होता है, तो इससे ये साबित हो जाता है कि ए और बी दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डी मॉर्गन्स लॉ से पहले आपको पता होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। अब हम सीधा प्रूव करने जा रहे हैं बेटा डी मॉर्गन्स लॉ। देखो एक लॉ मैं आपको प्रूव कर दे रहा हूँ, वैसे दो लॉज होते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो मैं प्रूव करा रहा हूँ। एक और होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो आप करेंगे। जो कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा वही कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा। ध्यान देना बेटा, आप स्टार्ट कहाँ से करते हो? आप स्टार्ट करते हो लेफ्ट हैंड साइड से। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखो, आप दिखाओगे कि ये इसका सबसेट है, फिर आप दिखाओगे कि ये इसका सबसेट है, और जब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही मैंने आपको भी बताया था। तो आप क्या करोगे, आप कोई एलिमेंट लेट करोगे। एक एलिमेंट मैंने ले लिया जो कि बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को। सुनते रहना बहुत आराम से। तो अगर वो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स देन वो कहाँ नहीं आएगा, वो कहाँ नहीं आएगा सर, वो ए यूनियन बी में नहीं आएगा। भाई कॉमन सेंस वाली बात है, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है तो उसमें नहीं आएगा, यही तो मैंने आपको बताया था। तो सर अगर वो उसमें नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हो गया, देन हम ये भी बोल सकते हैं इंप्लाइज करके, सर इंप्लाइज का सिंपल बना दो, मतलब वो ना तो ए में आएगा एंड ना ही वो बी में आएगा। वो ए में भी नहीं आएगा, वो बी में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो ए यूनियन बी में नहीं आ रहा, और ए यूनियन बी में क्या आते हैं सर, ए और बी के एलिमेंट्स। तो अगर यूनियन में जो नहीं है वो दोनों में इंडिविजुअली भी नहीं हो सकता। तो अगर वो अगर वो ए में नहीं है तो वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो उसके कॉम्प्लीमेंट में है भाई। और अगर वो बी में नहीं है तो वो कहाँ है? वो बी के कॉम्प्लीमेंट में है। और एक ऐसा एलिमेंट जो ए के कॉम्प्लीमेंट में भी है एंड बी के कॉम्प्लीमेंट भी है, तो आपको नहीं लगता कि एक्स जो है वो उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा? तो आपने शुरू करा बेटा लेफ्ट हैंड साइड से, कहाँ पहुँच गए आप? राइट हैंड साइड पे। मतलब अगर एक्स इसको बिलोंग कर रहा है और आपने साबित कर दिया कि इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है ना, वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। अभी मैंने सबसेट प्रूव किया है, अभी एक्चुअल प्रूव नहीं किया, अभी सबसेट प्रूव हुआ है। आगे देखो भाई, अब आप लोगे नाउ आरएचएस से शुरू करो। अब आरएचएस को दिखाओगे कि वो एलएचएस में कंटेंट है, उससे साबित हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे में कंटेंट है, और दोनों अगर एक दूसरे में कंटेंट है तो भाई वो इक्वल है। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, बड़ा प्यारा है यार, मेरे को बड़ा मजा आता है प्रूविंग टाइप क्वेश्चन करने में। आप मेरे को बेटा कमेंट में लिख के जरूर बताना कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको प्रूविंग टाइप क्वेश्चन में मजा आया या नहीं आया। ठीक है बेटा, कंफर्म जरूर करना मुझे। तो आप क्या करोगे भैया, लेट करोगे एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कोई ए कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, तो इसका मतलब सर वो ए कॉम्प्लीमेंट में रहा होगा एंड वो बी कॉम्प्लीमेंट में भी रहा होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में मतलब वो ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट भी हो गया और बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट भी हो गया। तो अगर वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है इम्प्लाइज, तो 100% सर वो ए में नहीं आएगा। एंड अगर वो बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है तो 100% वो बी में नहीं आएगा। और जो ए में भी नहीं आ रहा, जो बी में भी नहीं आ रहा, वो 100% उसके यूनियन में भी नहीं होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं सर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, भाई जो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, कॉमन सेंस है, फिर वो यूनियन में भी नहीं है। और अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर वो किसी सेट में नहीं होता तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है। तो फिर ये एक्स कहाँ है सर? ये एक्स फिर सर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है। तो अगर ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, हमने शुरू करा था यहाँ से, हम पहुँच गए यहाँ पे, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो गया। तो इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना। खुद सोचो भाई, जब ए बी का सबसेट होता है, बी ए का सबसेट होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका सेकेंड पार्ट आप लगाएंगे, वीडियो को पॉज करें, इसको नोट डाउन कर लें, सेकेंड पार्ट खुद से करना। तो ये था बेटा प्रूविंग टाइप क्वेश्चन। सुबह सुबह उठ के तुम लोगों के लिए लेक्चर बनाया मैंने, तो लेक्चर देख लिया है ना, तो इसकी हैंड टू हैंड प्रैक्टिस भी कर लेना। आप लोगों के लिए मेहनत चल रही है, ध्यान रखना इस बात को बेटा। और मेरी कोशिश यही रही है कि इस लेक्चर में मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट लॉज कवर कर लूँ। आई थिंक ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी बेटा। अगर हेल्पफुल रही है, आपका कुछ बेनिफिट हुआ है, आपके लाइफ में कुछ भी इस लेक्चर के थ्रू वैल्यू ऐड हुई है, तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो।
क्योंकि 11th का शुरू कर दिया बेटा हमने क्या, क्रैश कोर्स, और जिसमें हम कवर करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर। तो मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी वीडियो मिस हो बेटा। तो मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में, जिसमें मैं वो चैप्टर कवर करूंगा जो आपके टेस्ट में आ रहा है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, खूब मन लगा के, एट दी एंड में एक ही बात बोलता हूँ कि अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट ना हो, बी फोकस्ड। बाय बाय।